हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक टाइम पीरियड के बारे में। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, यानी कल के सेशन में हमने जाना था वैदिक एज कल्चर के बारे में कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन है हमारे वैदिक एज की या वैदिक काल की। तो हमने जाना था कि जो वैदिक टाइम पीरियड में जो हमें आर्यंस दिखाई देते हैं, आर्यंस मतलब वैदिक एज तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। बेसिकली ये जो आर्य नस्ल के लोग थे, जो आर्यंस हमें दिखाई देते हैं, इनकी क्या स्पेशलाइजेशन थी। तो आर्यंस हमें सेंट्रल एशिया में दिखाई देते हैं, साउथ सेंट्रल एशिया में दिखाई देते हैं, वेस्टर्न एशिया वाले रीजन में दिखाई देते हैं। तो ये जो आर्यंस थे, जिसके बारे में हमें यूनानी लिटरेचर से पता लगता है, हमें ईरानी लिटरेचर से पता लगता है, हमें इंडिया के जो वैदिक लिटरेचर थे उनसे पता लगता है कि ये कुछ स्पेसिफिक इनका एक कल्चर था। जैसे कि इनके द्वारा वॉर लड़ा जाता था, ये घोड़ों का प्रयोग करते थे, रथों का प्रयोग करते थे, अग्नि पूजा इनके द्वारा किया जाता था, उसको मध्यस्थता की भूमिका में रखते थे। इसके अलावा जो आर्यंस थे, ये काफी सारे वॉर लड़ते थे और वॉर लड़ने के लिए धीरे धीरे अपने रथ में कुछ चेंजेस करते थे। जैसे जो रथ की पहिया होता था, उसमें बाद में स्पोक व्हील यानी कि तिल्ली वाले जो है पहियों का यूज करने लगते हैं। नेक्स्ट, आर्यंस के बारे में हमने देखा था इनकी सोसाइटी का ढांचा कैसा है। तो बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी या पितृसत्तात्मक समाज हमें इनका दिखाई देता है। जो आर्यंस थे, अगर हम बात करें विमेंस की सिचुएशन, तो इनिशियली काफी अच्छी थी इनके टाइम पीरियड में। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में धीरे धीरे इनकी स्थिति खराब होते जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, जो बेसिकली आर्यंस को डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, कि आर्यंस चाहे इंडिया के हो, चाहे सेंट्रल एशिया के हो, वेस्टर्न एशिया के हो, यूनानी रीजन के हो, हर ये जितने भी आर्यंस थे, इनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से फीचर थे जो इनको डिफाइन करता है। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे वैदिक एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी ये जब आर्यंस इंडिया में इन्वेड करते हैं, मतलब भारत में आते हैं, भारत में आके भारत के स्पेसिफिक क्षेत्र में आके ये बस जाते हैं, जिसे आज बोला जाता है सप्त सैंधा प्रदेश या फिर 7 नदियों का क्षेत्र। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, जो भी लुप्त हो चुकी है। तो ये जो 7 नदी या फिर सप्त सैंधा प्रदेश में आर्यंस आकर बसते हैं, इन आर्यंस के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले इंडिया के कंटेक्स्ट में। मतलब भारत में आकर जब ये बसते हैं, उसके बाद क्या स्थिति थी, तो उसको ही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस पूरे टाइम पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं? वैदिक एज के नाम से जानते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमें फटाफट अपनी क्रोनोलॉजी रिवाइज करनी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, और प्राचीन इतिहास का जो हमारा पहला चैप्टर क्रोनोलॉजी वाइज होता है, वैसे तो ये हम काफी आगे निकल चुके हैं। क्रोनोलॉजी वाइज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसे आप किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल, या फिर इसे कहा जाता है बच्चों क्या? स्टोन एज कहा जाता है। ओके, स्टोन एज का टाइम पीरियड हमने कब से कब तक डिस्कस करा था? अप्रॉक्स हम मानकर चलते हैं 2 लाख बीसी या फिर 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व का जो काल है, उसे हम पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ओके, इस स्टोन एज में हमें कौन कौन से टाइम पीरियड पढ़ने होते हैं? यहाँ हम पढ़ते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, दूसरा मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और तीसरा नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। और इसके बाद से स्टोन के साथ मेटल मिलाकर यूज किया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल, या फिर इसे चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड कहा जाता है, जो लगभग 3000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास के समय में अलग अलग भारत के क्षेत्रों में दिखाई देता है। नॉर्थ इंडिया में पहले आ जाता है, दक्षिण भारत में थोड़ा सा लेट हमें चाल्कोलिथिक दिखाई देता है। ठीक है, स्टोन एज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो यह हमें दिखाई देता है लगभग 2700 बीसी से लेके 1750 बीसी या फिर ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर हमें इंडिया का, भारत का पहला अर्बन सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता देखने को मिली। काफी डिटेल से हमने देखा था, जहां स्टोन एज के लोग पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर हमें दिखाई देते हैं, लगभग पूरे भारत में ही इनका फैलाव था। ओके, वही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल कहां तक सीमित थे? तो इस सिंधु नदी घाटी क्षेत्र के आसपास में ही इनका हमें बसाव दिखाई देता है। अब जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, इसे हम किस नाम से जानते हैं? वैदिक एज या फिर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और ये जो वैदिक टाइम पीरियड है या जो वैदिक एज है, ये हमें कब से कब तक दिखाई देता है? अप्रॉक्स 1500 बीसी से लेके 600 बीसी या फिर ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, उसे हम वैदिक एज या वैदिक कल्चर के नाम से जानते हैं। अब वैदिक
वैदिक जो थे, वैदिक कल्चर, इसमें हमें आर्यंस दिखाई देते हैं। आर्यंस सेंट्रल एशिया से माना जाता है मूव करके आए थे। देखो इसको डिबेट नहीं करना, बुक ये बोल रहा है, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो हमने माना कि जब ये बाहर से आए थे वो समय क्या था, लगभग 1500 के आसपास, और ये इनिशियली आके केवल भारत के इस छोटे से क्षेत्र में आके बसते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इतने बड़े क्षेत्र में था, लेकिन जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग थे वो केवल सप्त सैंधव, 7 नदी वाले क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो वैदिक टाइम पीरियड है, इस वैदिक एज को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक जिसे बोला जाता है प्री वैदिक या अर्ली वैदिक एरा, दूसरा जिसे बोलते हैं लेटर वैदिक एरा। अर्ली वैदिक एरा कब से कब तक दिखाई देता है, अप्रॉक्स 1500 टू 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम अर्ली वैदिक एरा कहते हैं। और लेटर वैदिक एरा किसे कहते हैं, 1000 से लेकर लगभग 600 बीसी तक का टाइम पीरियड, उसे हम लेटर वैदिक टाइम पीरियड कहते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो बेसिकली डन। तो हमें यही कवर करना है हमारे आज की क्लास में, जिसको आप अर्ली वैदिक एरा या फिर ऋग वैदिक टाइम पीरियड कहते हैं, जो हमें कब से कब तक दिखाई देता है, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास दिखता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा तेजी से हम चीजें को लेकर चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जो हमारा बेस है, जो बैकग्राउंड है वो बना चुके हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे डायरेक्ट स्लाइड पर चलते हैं। अर्ली वैदिक यानी हम कहां से कहां तक की कहानी आज पढ़ने वाले हैं, केवल और केवल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की जो कहानी है उसको हम आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हिंद आर्यों का आगमन। अब हिंद आर्य के आगमन में क्या कह रहा है कि जो आर्यन थे ना, इसकी हमें ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर मेजर बेसिस पर दिखाई देती हैं। तो राइटर यहाँ पर बताता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो आर्यंस का ओरिजिन है वो अलग अलग जगह पर हमें शो होता है, जैसे यूनानी क्षेत्र हो गया, ईरानी क्षेत्र हो गया, जो साइबेरियन रीजन हो गया, और इन सबसे अलग अलग ब्रांचेस इंडिया में मूव करके आ रही हैं, ठीक है। अब हिंद आर्य का आगमन क्या बताता है, हिंद ईरानी, जिसमें हिंद आर्य और ईरानी दोनों शामिल है, मध्य एशिया के 2 इलाकों से चले थे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है हिंद आर्य का आगमन, लेकिन यहाँ पर राइटर बोलता है कि जो हिंद ईरानी है ना, इसमें ये दोनों सम्मिलित है, हिंद आर्य भी सम्मिलित है और ईरानी भी सम्मिलित है। तो हिंद आर्य और ईरानी ये 2 अलग अलग क्षेत्रों से चले थे। ओके, पहले इलाके में हमें अंद्रोनेवो संस्कृति दिखाई देती है, अंद्रोनेवो संस्कृति वाला क्षेत्र। यहाँ के जो आर्यंस थे ना, इनका टाइम पीरियड हमें दिखाई देता है लगभग दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व, यानी लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास। हमें किस क्षेत्र में, जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, यहाँ पर आर्यंस का एक पूरा जमाव या ग्रुप दिखाई देता है, ठीक है। कब, 2000 बीसी के आसपास सेंट्रल एशिया वाले रीजन में। इधर आ जाइए, किधर है सेंट्रल एशिया, तो ये जो पूरा का पूरा आपको ऊपर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल एशिया। तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास हमें यहाँ पर किसका बसाव दिखाई देता है, आर्यंस का बसाव दिखाई देता है, ठीक है। आगे बोल रहा है दूसरे इलाके में, दूसरा जो इलाका है बैक्ट्रिया मर्जियाना क्षेत्र सम्मिलित है, जहां पर हमें लगभग कब से कब तक 1900 से लेके 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यंस की एक ब्रांच दिखाई दे रही है, जो बेसिकली अभी दक्षिण मध्य एशिया वाले क्षेत्र में दिखता है। दक्षिणी मध्य एशिया, ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा इसको बोलेंगे साउथ सेंट्रल एशिया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ईरान, अफगानिस्तान, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, इसको हम साउथ सेंट्रल एशिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बस इतना बता रहा है, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि हिंद आर्यों का आगमन, हिंद आर्य जो है प्लस ईरानी जो है, ये दोनों के दोनों मध्य एशिया के 2 इलाकों से चले थे, और इन्हें हम हिंद ईरानी के नाम से प्रेजेंट में जानते हैं, ठीक है। वो 2 इलाके कौन कौन से हैं, एक जिसे आप बोल रहे हैं सेंट्रल एशिया वाला रीजन, दूसरा जिसे आप बोल रहे हैं साउथ सेंट्रल एशिया वाला रीजन। ओके, तो ये थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओके, यहां तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा बताना चाह रहा है कि आर्यंस इंडिया में कैसे मूव करके आए। तो इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक सेंट्रल एशिया, एक साउथ सेंट्रल एशिया, वहां से ये मूव करके आ रहे हैं। कैसे, प्राचीनतम आर्य भाषा भाषी पूर्वी अफगानिस्तान में सबसे पहले एंट्री करेंगे, फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश जो है, प्रेजेंट डे अगर हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी वो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वहां एंट्री करेंगे, फिर पंजाब में घुसते हैं, और फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर हमें ये दिखाई देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल मैप पर मूव करते चले जाना है। तो यहां से ये अगर मूव करके आर्यंस आ रहे हैं तो सबसे पहले किधर जाएंगे, अगर इधर आप देखो इंडियन
इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमें दिखाई दे रहा है। सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर भारत है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसमें इंक्लूडेड है। फिर इधर हमें क्या दिखाई देता है, अफगानिस्तान। तो जब आर्यंस सेंट्रल और साउथ सेंट्रल वाले एशिया वाले रीजन से मूव करके हमें दिखाई दे रहे, तो क्या पता लगता है कि ये सेंट्रल एशिया से मूव करके इधर 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 पहुंच रहे। अब जब ये एंट्री करेगा तो इसकी एंट्री किधर होगी, सिंपल सी बात है, सबसे पहले अफगानिस्तान में घुसेगा, फिर अफगानिस्तान से घुसते हुए किधर आ जाएगा, भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमांत वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये रहा उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, यानी इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इंडिया का, भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है, वहां पर हमें ये दिखाई देते हैं। इसके अलावा पंजाब वाला क्षेत्र, आगे बढ़िए आपको क्या मिल जाएगा, इधर पंजाब मिल जाएगा, आधा हिस्सा भारत में आधा पाकिस्तान में है ना। जो पंजाब का अभी प्रेजेंट डे पश्चिमी हिस्सा है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, पाकिस्तान में। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो आपको यूपी मिलता है, उत्तर प्रदेश के कौन से, पश्चिमी वाले इलाके की बात कर रहा है। तो बेसिकली जब आर्यंस इंडिया में मूव करके आ रहे हैं तो इनका रीजन कौन सा दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पंजाब हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये तो लाइन से ही आपको दिख जाएगा अगर आप लोग मैप पर इसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे बोल रहा है कि अफगानिस्तान की कुछ फेमस नदियां, कुबा, कुर्रम, इस तरह की नदी के नाम हमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार भारत की कुछ फेमस रिवर जैसे सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनका नाम हमें मिलता है ऋग्वेद में। अब राइटर ये बोल रहा है कि आपको पता कैसे लग रहा है, मतलब आपने कैसे बोला कि ये भारत के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही है, भारत में यहीं से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से होकर ही आ रहे हैं, हमें कोई तो एविडेंस मिलना चाहिए ना। तो उस एविडेंस के रूप में हम लिटरेरी सोर्सेस का यूज कर रहे हैं, जिससे मैं बात कर रहा है एक वैदिक साहित्य या फिर अर्ली वैदिक साहित्य। जो पहला वैदिक साहित्य हमें दिखाई देता है उसका नाम क्या है, सबसे पुराना ऋग्वेद। ओके, और ऋग्वेद में जिक्र किया गया, देखो ऋग्वेद पहला वैदिक साहित्य है, लेकिन 1500 बीसी जब हमें अर्ली वैदिक टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है उस समय ऋग्वेद नहीं था, तब चीजें मौखिक चल रही थी, उसको बाद में लिखित रूप दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर वहां पर कुछ चीजों का जिक्र है तो डेफिनेटली वो किसका जिक्र करे होंगे, जिसके बारे में वो जानते होंगे। तो जब ऋग्वेद को पढ़ा जा रहा है तो उसमें पता लग रहा है किन नदियों का नाम, अफगानिस्तान की कुछ नदी जैसे कुबा, कुर्रम, भारत की सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो ये इन नदियों का जिक्र कर रहे हैं। इन नदियों का जिक्र जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, तो भाई जिक्र तो आप उन्हीं नदियों का करेंगे ना जिसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहां पर मैं कुछ डैम के नाम जानती हूँ और मैं लोगों को उस डैम के बारे में बता रही हूँ, वहां के रिवर के बारे में बता रही हूँ, तो क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं वहां रहती हूँ, इसलिए मुझे उन चीजों के बारे में पता है, ठीक है। अब दूसरे स्टेट का होगा, पढ़ लो तो अलग बात है, अदरवाइज मैंने जाकर तो देखा नहीं, मुझे पता तो है नहीं। तो उस समय वही किताबें तो नहीं पढ़ते थे, तो इन्हें उन नदियों के बारे में कैसे पता लगा होगा, जब इन लोगों का उस क्षेत्र से संबंध रहा होगा कभी, ठीक है। तो बस यहाँ पर राइटर बोलता है कि ऐसी नदियों के उल्लेख से ही हमें पता लगता है कि अफगानिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो है, सीमांत क्षेत्र है, पंजाब हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां से एंट्री करते हैं। भारतीय उपमहादेश के अंतर्गत बात कर रहे हैं यहाँ पे, भारतीय उपमहादेश के अंतर्गत जहां आर्य भाषा भाषी पहल बसे, वहीं संपूर्ण क्षेत्र 7 नदियों का देश कहलाता है। बोल रहे कि सबसे पहले आर्यंस इंडिया में आकर जहां पर बसते हैं उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, 7 नदियों का देश या फिर सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ओके, 7 नदियों का क्षेत्र कैसे, तो आर्यंस सबसे पहले इस क्षेत्र में बसेंगे भारत के। ओके, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदी वाला जो क्षेत्र है ना, यहीं पे आर्यंस का हमें बसाव दिखाई देता है। इस मैप में आप देख सकते हैं ये वाला पूरा का पूरा रीजन है। ये इसलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि अब हम जितने भी आगे के चैप्टर्स को स्टडी करेंगे हम मैप का सहारा लेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो इसके पहले हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो यहाँ तक फैली थी, महाराष्ट्र तक। वही ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है इन लोगों का जो निवास था वो कहां पर हमें पता लगता है, केवल 7 नदी वाले क्षेत्र तक, यानी काफी ऊपर तक ही हमें इनका क्षेत्र दिखाई देता है। ओके, सिंधु नदी आर्यों की विशिष्ट नदी थी। बहुत सारी यहाँ पर रिवर्स हैं, ये 7 नदी के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हमें दिखाई देती है। जब आप ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगता है बहुत सारी इनकी सहायक नदियां भी हैं, सिंधु की, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज की। लेकिन बोल रहे कि सिंधु नदी जो है वो आर्यों की विशिष्ट नदी है और इसका बार बार उल्लेख हो रहा है। यानी अगर आपके जीवन में किसी का महत्व
महत्व है तो उसका नाम या उस क्षेत्र का नाम आप बार बार लेंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि सिंधु नदी का नाम इतनी बार ऋग्वेद में आया है, जो इसके महत्व को प्रदर्शित करता है कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, ये देखो ये जितनी भी कहानी मैं अभी आपको आज बता रही हूँ ना, वो केवल 500 साल की है, ठीक है, 1500 से 1000 तक की। तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोगों ने इतनी बार इसका नाम लिया, जिससे पता लगता है कि ये रिवर इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, दूसरी महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सबसे अच्छी नदी, देखो सरस्वती का जो जिक्र किया गया ना, वो पायस रिवर के रूप में किया गया, यानी सरस्वती को ये पवित्र नदी मानते थे। नदीतमा, देवीतमा, इस तरह के टर्म्स यूज करते थे ये सरस्वती रिवर के लिए। बेसिकली क्यों? क्योंकि जो सरस्वती रिवर है ना, बहुत प्योर माना जाता था, उसको एक तरह से धर्म से जोड़ दिया गया था। तो जब हम वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं तो ये दो रिवर्स हमें दिखाई देती है, जिसमें सिंधु नदी का बारंबार उल्लेख किया गया उसके इंपॉर्टेंस की वजह से, और सरस्वती नदी का जो उल्लेख मिलता है उसके पवित्रता, पायस की वजह से। ओके, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। लोकेशन सबको याद रहेगा ना, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग कहाँ आकर बसे थे? इधर आके बसे थे। कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है? जो रिवर्स का बार बार उल्लेख हो रहा है ऋग्वेद में, ये दर्शाता है इनका क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ऋग्वेद में। अब बोल रहा है कि जब ये वैदिक टेक्स्ट आप ऋग्वेद पढ़ते हैं तो इसमें हमें कुछ और नाम निकलकर दिखाई देते हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की संस्तुतियां संग्रहित है। जब आप ऋग्वेद को पढ़ते हैं, ऋग्वेद बेसिकली कैसा वैदिक टेक्स्ट है? ऋग्वेद में दी गई है ऋचाएं या फिर आप बोल सकते हैं श्लोक, और वो श्लोक जो है वो ज्यादातर किससे संबंधित है? ईश्वर की आराधना से संबंधित है। अब ईश्वर की आराधना मतलब कि क्या ये लोग ईश्वर को पूजते थे? बिल्कुल पूजते थे। क्या ये लोग मूर्ति पूजा करते थे? नहीं। क्या ये लोग मंदिर में जाके पूजा करते थे? नहीं। तो ये लोग के पूजा करने का तरीका क्या था? श्लोकों का उच्चारण, स्तुतियों का उच्चारण, ठीक है। अब जो भी इनकी स्तुतियां थी वो किस पर बेस्ड थी? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे श्लोक जो है उसका उच्चारण ये लोग किया करते थे, जिसे आप मंत्र बोलिए, श्लोक बोलिए, ठीक है। और जो ईश्वर थे वो कौन थे? इन्होंने कैसे डिसाइड किया, मतलब ईश्वर का क्या किसको हम ईश्वर के रूप में पूजेंगे? तो ये अच्छी चीज थी कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग जो थे उन्होंने नेचर को ही पर्सोनिफाई कर दिया था एज अ गॉड, यानी प्रकृति को ही भगवान का रूप मान लिया था, और प्रकृति की ये पूजा कर रहे थे बेसिकली। किसके माध्यम से? अलग अलग तरीके के श्लोकों के माध्यम से, उन स्तुतियों के माध्यम से उनकी पूजा आराधना की जाती थी। सभी के समझ में आ गया? अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे प्रकृति का ये लोग भगवान के रूप में परिवर्तन करें। जैसे अग्नि, आग जो है, आग का कंसेप्ट इन्हें नहीं पता, तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक देव है, उनका नाम रख दिया अग्निदेव, ठीक है। ये इमेजिनेशन होती थी, लेकिन जब ये इस इमेजिनेशन को रूप देना चाहते थे तो ये अपने किसी भी देव को या तो जानवर के रूप में इमेजिन करते थे या फिर ह्यूमन रूप में, जो ये देखते हैं उसी रूप में इमेजिन करते थे कि हमारे जैसे ही भगवान होंगे, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल पावर होंगी, जैसे कि अग्निदेव है। अग्निदेव की बहुत सारी स्तुतियों के लिए श्लोक बनाए गए हैं, अलग अलग ऋचाएं बनाई गई है। 200 से ज्यादा श्लोक हमें ऋग्वेद में दिखाई देते हैं अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। और अग्निदेव जो है इनको ये बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इनको ये मीडिएटर मानते थे, मीडिएटर या मध्यस्थ। इनका कहना था कि हमारी सारी चीजों को ईश्वर तक कौन पहुंचाता है? अग्नि पहुंचाता है। तो एज अ मीडिएटर गॉड के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। इंद्र जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंस था, क्योंकि आर्य खुद प्रकृति में कैसे थे? लड़ाकू थे, है ना। आपको पता है कि ये लोग आते ही वॉर करना चालू करते हैं। आर्यंस का खुद के भी ग्रुप्स के साथ वॉर होता है, नॉन आर्यंस के साथ भी वॉर होता है, क्योंकि आर्यंस लड़ाकू थे। तो वॉर से पहले अपनी जीत के लिए कामना करने के लिए इन्होंने एक देव इमेजिन किए थे, जिनका नाम था इंद्रदेव। इंद्रदेव को पुरंदर भी कहा जाता है, किलों को तोड़ने वाला। तो जाने से पहले उनके नाम के श्लोक, ऋचाएं पढ़े जाते थे। प्लस इंद्रदेव को वर्षा का देवता भी कहा जाता था, कि बारिश नहीं आ रही है तो इंद्रदेव की पूजा करिए, इंद्रदेव प्रसन्न रहेंगे तो वर्षा अच्छी होगी। आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर किसी वर्ष मॉनसून अच्छा नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, तो वहां पर इस तरह की गतिविधियां होती है, इंद्रदेव को पूजा जाता है, ठीक है। तो वो इंडियन सोसाइटी में आज भी हमें रिफ्लेक्ट होता है। मित्र हो गए, वरुण हो गए, ये सब जो है क्या है? आपके नेचर को ही, आपकी प्रकृति को ही भगवान का रूप दिया गया है, ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में आ गया है, तो राइटर थोड़ा बता रहा है कि ये जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट है, जिसको आप ऋग्वेद कह रहे हैं, बेसिकली 10 मंडल है।
मंडल बोलिए या फिर आप इसको चैप्टर बोल सकते हैं या पार्ट बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद में हमें कुल 10 मंडल या ऋग्वेद के टोटल हमें 10 भाग दिखाई देते हैं, ठीक है। और जब हमने इन भागों को पढ़ा तो हमें पता लगता है मंडल नंबर 2 से लेके 7 तक, पार्ट 2 से पार्ट 7 तक प्राचीनतम अंश है। और जो पहला और 10वां मंडल है एक्चुअली इसे बाद में ऐड किया गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बाद में पहले को कैसे ऐड कर सकते हैं, 10वें को कैसे ऐड कर सकते हैं? तो जब आपने पढ़ा ना, पढ़ने के समय आपको रियलाइज हो जाएगा कि अरे ये चीजें तो बाद में घटित हुई होंगी जिसको यहाँ पर ऐड किया गया है। तो बेसिकली यही है कि फर्स्ट और जो 10th पार्ट है, सॉरी जो पहला और 10वां हिस्सा है उसे बाद में ऐड किया गया। सबसे प्राचीन ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसमें सबसे प्राचीन कहाँ से, 2nd से लेके 7th तक है, ठीक है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में मिलती है। तो अब जब भी जिंद अवेस्ता की बात होगी आप लोग को ऐसे नहीं करना अरे ये क्या आ गया, ऐसा वाला रिएक्शन नहीं देना है। आप बोलोगे हाँ जी हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह भारत में आर्यन से रिलेटेड जो ग्रंथ बताते हैं उसको हम बोलते हैं वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ में हमारे वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, ठीक है। वही आर्यंस केवल भारत में तो नहीं थे, दूसरे क्षेत्रों में भी थे, ईरान में भी थे, यूनान में भी थे। तो ईरान में जो आर्यंस के बारे में ग्रंथ बताते हैं उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, जिंद अवेस्ता कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि ऋग्वेद की बहुत सारी बातें अवेस्ता से भी मिलती हैं जो कि ईरानी भाषा का प्राचीनतम आर्य से संबंधित ग्रंथ है। यानी ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी बातें की जा रही हैं, चाहे इनके श्लोक से रिलेटेड, चाहे इनके नेचर को पर्सोनिफाई करने से रिलेटेड, बोल रहे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने ऋग्वेद की टैली करी जब अवेस्ता से, तो इनमें काफी सारी सिमिलैरिटीज दिखाई दी, क्योंकि थे तो दोनों एक ही ना, आर्यन ही थे ना। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या बोल रहा है ये, भारत में आर्यजन कई खेपों में आए। अब हमने ये तो देखा कि जो आर्यंस हैं जो इंडिया में आ रहे हैं वो कैसे मूव करके आ रहे हैं, अफगानिस्तान वाले रीजन, फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर पंजाब, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये थे अर्ली वैदिक वाले आर्यन। लेकिन ये जब आर्यंस भारत में आए तो क्या एक ही साथ एक ही बार में आ गए, नहीं। हमें पता लगता है कि आर्यंस की अलग अलग ब्रांच समय समय पे भारत में आती रही है, ठीक है। तो कई खेपों में कई सारे ग्रुप में आए। अब आर्य तो एक नस्ल हो गया, ये ध्यान रखना है, आर्य तो एक नस्ल हो गया। नस्ल मतलब क्या, एक अपना स्पेसिफिक जो जीन्स बोल सकते हैं, जैसे रंग, रूप, कद, काठी, ये सारी चीजें, और बाद में उसमें कल्चर भी जुड़ जाता है। तो ये जो आर्य थे उनकी एक स्पेसिफिक नस्ल थी। लेकिन आर्य लोगों का एक कल्चर था क्या, कबीलाई ढांचा। कबीलाई ढांचा का मतलब है कि 50 या 100 लोगों का कबीला होता था और उसका एक मुखिया होता था जिसे राजन कहा जाता था। तो आर्यंस इस तरह से कबीलों में रहते थे। तो राइटर यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो आर्यंस भारत में आए थे वो अलग अलग कबीलों के ग्रुप के रूप में आए थे और कई बार इनकी एंट्री हुई है 1 by 1, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य जो इस उपमहादेश में 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं, उनका दास, दस्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। अब आप बोलेंगे जी दास और दस्यु क्या थे, क्योंकि आर्यंस एक बार में नहीं आ रहे, आर्यंस की अलग अलग खेप इंडिया में एंट्री कर रही है। तो सबसे मानो कोई एक आर्यन की खेप भारत में आई, ठीक है, अब दूसरे आर्यन की खेप आ रही है, क्योंकि ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। तो ये जो नए आर्यंस आते थे और जो पुराना वाला जो कबीला है इनके बीच में भी हमें वॉर होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जब दो आर्यन के कबीलों के बीच में युद्ध हुआ करता था तो उसे क्या बोलते थे, दूसरा पार्टी जिससे वॉर कर रहे थे ये आर्यन, उसको ये दास कहते थे, ठीक है। दस्यु किसे कहते थे, जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो आर्य नहीं है, जो गैर आर्य है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लोग थोड़ी गायब हो गए, सारे के सारे लोग तो थी, तो जो गैर आर्य हैं उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें दस्यु कहा जाता था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये जब आर्यंस के अलग अलग खेप आ रहे थे, इनके वॉर होते थे, दास, दस्यु, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जनजातीय संघर्ष। तो ये तो बेसिक्स आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद बात करेगा कि आर्यंस के जो ट्राइब्स थे, बेसिकली जनजातीय रूप था ना, ट्राइबल रूप था, तो इनके बीच में किस तरह के
क्लैशेस हमें दिखाई देते थे। सबसे पहले बात कर रहा है ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर जिसका अर्थ है दुर्ग को तोड़ने। दुर्ग मतलब क्या होता है? दुर्ग, फोर्ट या फिर किला, जो कि किलों को तोड़ दे। ठीक है, तो यहां पर बता रहे राइटर कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया और पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को बार बार पराजित किया। ओके, तो हमें पता लगता है इस किताब से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये जो बात कही जा रही है ना कि इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को पराजित किया, या फिर बेसिकली ये लोग इंद्र की पूजा करते थे, उन्होंने इन्हें इतना सक्षम बनाया कि ये अपने शत्रुओं को पराजित करे। तो बेसिकली बात यही है। अब आर्य के शत्रु कौन हुए? आर्य के शत्रु आर्य भी हुए, दूसरे कबीले के लोग। ठीक है, दूसरा आर्य कबीला। और आर्य के शत्रु भारतीय मूल के जो थे, गैर आर्य थे, वो भी हुए। ठीक है, तो ये दर्शा रहा है कि भाई इनके बीच में डेफिनेटली संघर्ष होता होगा, तभी इस तरह से इंद्र को पुरंदर कहा जा रहा है, बोला जा रहा है वो शत्रु की विजय प्राप्त करने वाले। ठीक है, ये उनको दिखा रहा है, मतलब उस समय की जो चीजें हो रही है ना, इनका प्रयोग ही दिखा रहा है कि हाँ इस तरह के वॉर होते होंगे। आर्यजन हर जगह जीतते गए क्योंकि इनके पास अश्वचालित रथ थे। अब ये पता लगता है हमें कि जो आर्यन थे ये काफी पावरफुल थे, क्योंकि इनकी पावरफुल जो या फिर इनकी एफिशिएंसी थी उसको बढ़ाने के लिए हमें एक चीज दिखाई देती है, रथ। ओके, क्योंकि पहले वॉर होते होंगे, 4 लोग लड़ते होंगे या 100 लोग लड़ते होंगे, जाके भाला वाला मार रहे एक दूसरे से लड़े। अब आर्यंस के टाइम पीरियड में हमें घोड़े दिखाई देते हैं। आर्यंस ने क्या करा, उसी घोड़े में क्या बना लिया, पूरा रथ वाला स्ट्रक्चर बना लिया। अब जब वो वॉर लड़ने जाएंगे तो एक आदमी ऊंचाई पे बैठा हुआ है और बैठ के पूरे वॉर का नजारा ले रहा है, वहां से पूरा लीड कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एफिशिएंट हो गया है ना। तो यहाँ पर यही पता लगता है कि आर्यंस जो है वो काफी पावरफुल थे, वॉर्स को वो जनरली जीत लिया करते थे। उसका रीजन क्या था? वो अश्वचालित थे, घोड़ों का प्रयोग करते थे, उनकी रफ्तार तेज हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि जो इनके सैनिक थे, इनके पास शायद कवच, कवच का मतलब होता है कवच। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स होंगे हिस्टोरिक बेस्ड, आपने देखा होगा, वो लोग अपने आप को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड का यूज करते हैं। एक तो हाथ में भी शील्ड और वैसे पहनकर भी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाथ में यहाँ पर पहने रहते ताकि कोई उन पे मारे तो डायरेक्ट उनके उस मेटल के शील्ड पर लगे और वो डैमेज ना हो पाए। ठीक है, सर पे भी बकायदा पहने रहते हैं ये सारी चीजें। तो तब हमें उसका मतलब नहीं पता था, अब पता लग गया कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे भी आपको दिखाई देते थे सेना जो मुकुट के साथ यहाँ पे जंजीरें बंधी रहती थी, ताकि कोई मारे तो गला कटने की जगह वो अपने आप पे रोक ले, जंजीर रोक ले। तो बस कुल मिला के यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो इनके सैनिक होते थे, सैनिक का भी मैं ढांचा बताऊंगी। सैनिक मतलब वो वाले सैनिक इमेजिन मत करने लग जाना, रुको। सैनिकों के पास शायद कवच, वर्मन और 2 अन्य अच्छे अस्त्र भी थे। ठीक है, तो सैनिक जो है वो प्रॉपर जो है वेपन्स का यूज कर रहे हैं, अस्त्रों का यूज कर रहे हैं। प्लस जो सैनिक हुआ करते थे, हमें पता लगता है कि वो कवच का भी प्रयोग करते थे। क्लियर हो गया? लेकिन क्या इनके पास में परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी, एक स्थायी सेना थी? तो स्थायी सेना हमें इनके पास नहीं दिखाई देता। स्थायी सेना का क्या मतलब है कि आप ये मत सोचिएगा कि एक राजा है, उसका एक महल है और उस महल में उसके पास में अपनी एक सेना है, पूरा एक दरबार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतना इमेजिन रखो, आर्यंस मतलब क्या, जो आज आप मान लो 50 या 100 लोगों का चरवाहों का कबीला, जो चरवाहे होते हैं जो जानवरों को लेकर, बड़े बड़े जानवरों के ग्रुप लेकर एक जगह से दूसरी जगह चराने के लिए ले जाते हैं, तो उस तरह से चरवाहों का ग्रुप, जहां पर आर्यंस का 50 या 100 लोगों का समूह होता था, बिल्कुल सब साधारण रूप से रहते थे, ना कोई राजा जैसा सिस्टम ना कुछ था। बस उन्हीं में से एक जो है शक्तिशाली व्यक्ति को ये अपना राजा मान लेते थे। ठीक है, लेकिन दिखते सारे एक जैसे थे, रहते सब एक जैसे थे। ठीक है, और ये राजा को जब जरूरत पड़ती थी कि हमें युद्ध लड़ना है, जैसे अब ये अपने गाय या जानवर को लेकर जा रहे हैं किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर, इन्हें चराना है उन्हें। अब चराने के लिए वहां पर जमीन चाहिए, मतलब जहां पे घास उगी हुई हो। अब दूसरे के क्षेत्र में जाते थे, जो वहां का दूसरा आर्यन कबीला होगा, उनके इनके बीच में वॉर हो जाता था। तो जब वॉर जैसी सिचुएशन बनती थी तो इमीडिएट सेना खड़े हो जाती थी, यानी कि उन्हें 50 या 100 लोगों के कबीलों में से जो 10-20 लोग जो सैन्य रूप से सक्षम होते हैं, वो जो है सेना का काम करते हैं। तो ये बना राजा, बाकी
बनी सेना और जाकर युद्ध लड़के आएंगे और फिर वापस आके वही धोती वगैरह पहन लेंगे, अपने पुराने वाले उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, लेकिन ये औजार वगैरह हथियार वगैरह रखा करते थे। नेक्स्ट, वैदिक आर्यों को दो तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक ओर उनकी आर्य पूर्व जनों से लड़ाई हुई और दूसरी ओर अपने ही लोगों से। हमें पता लगता है दास या दस्यु का कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड उसमें थोड़ा सा देख लेंगे एक बार और, दास और दस्यु में, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो वैदिक आर्य थे ना, इनके हमें दो तरह के फाइट देखने को मिलते हैं। दो तरह के फाइट में कौन कौन से फाइट है? एक तो ये जहां पर पता लगता है कि जो आर्यंस है वो आर्य पूर्वजन मतलब एक आर्य के आने के पहले वाले जो आर्य हैं उनसे इनकी लड़ाई हो रही थी, और दूसरा जो अपने ही लोगों के बीच में, सॉरी, आर्य पूर्वजन का मतलब है कि आर्य आने के पहले जो भारतीय मूल के लोग थे उनसे लड़ाई हो रही थी, दूसरा अपने ही लोग यानी आर्य और आर्य आपस में भी भिड़ रहे थे, ठीक है। तो ये हमें जनजातीय संघर्ष लगातार दिखाई देती है। आगे बोल रहा है आर्यों के बेसिकली 5 कबीले थे। ऐसा नहीं है कि आर्यंस जो भारत में है केवल इनके 5 ही कबीले होंगे, बहुत और भी कबीले छोटे छोटे होंगे, लेकिन इन 5 का विशेष उल्लेख मिलता है। तो हमें भारत में आर्यन के 5 कबीले इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। कबीले मतलब वही 50-100 लोगों का ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेकर मूव करते रहते थे, ठीक है। इनका समुदाय पंचजन कहलाता था, लेकिन और भी कबीले रहे होंगे, इनका विशेष उल्लेख वहां पर मिलता है, थोड़े ज्यादा पावरफुल होंगे इसलिए। भरत और त्रित्सु ये भी 2 कबीले थे, ओके। आर्यों के 2 कबीले थे, भरत और त्रित्सु। कबीले का मतलब है वही 50-100 लोगों का ग्रुप, हमेशा बार बार मैं यही बोल रही हूँ। तो भरत और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे। शासक वंश का मतलब है कि ये ऐसे कबीले थे जो कि रूलिंग पावर रखते थे, जो रूल करना जानते थे, ठीक है। और पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। तो ये क्योंकि दोनों कबीले थे, जो भरत वाला कबीला था, जो त्रित्सु वाला कबीला था, ये इतना ज्यादा पावरफुल था और ये इतना ज्यादा रूलिंग पावर रखता था कि जो पुरोहित हुआ करते थे, पुरोहित बेसिकली कौन होते थे? जिनका काम होता था शिक्षा देना, पूजा पाठ कराना। पूजा पाठ मतलब वही मंत्रोच्चारण। तो जो पुरोहित थे वो इनको काफी सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। पुरोहित के सपोर्ट का क्या मतलब होता है थोड़ा सा समझिएगा। पुरोहित के सपोर्ट का मतलब होता है कि वेरीफाइड कर देना आप लोग को। वेरीफाइड का मतलब है कि आर्यंस बेसिकली दूसरे क्षेत्र से आ रहे हैं, अब ये दिखाना या इस तरह से वेरीफाई कर देना कि हाँ ये लोग योग्य हैं, या फिर राजा को अलग अलग तरह के श्लोक ऋचाओं की आहुति दिलवा के ये दिखाना कि बहुत पावरफुल है। तो जब भी पुरोहित इस तरह से किसी राजा का स्टेटस ऊंचा कर देता था तो अपने आप बाकी के कंपैरिजन में वो हमें अलग लेवल पर दिखने लग जाते थे। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि आर्यंस के अलग अलग ब्रांचेस इंडिया में आते हैं, जिसमें से 2 हमें रूलिंग ब्रांच दिखाई देते हैं, भरत और त्रित्सु, और इनके सपोर्ट में हमें पुरोहित भी दिखते हैं। आगे देश का नाम जो आप बोलते हैं भारतवर्ष, आज तो हम भारत के नाम से जानते हैं हमारे देश को, इंडिया, भारत, लेकिन भारतवर्ष का कंसेप्ट हमें दिखाई देता है। चाणक्य जो था उनकी किताब में भारतवर्ष टर्म यूज हुआ है, ठीक है। भारतवर्ष उस समय जो यूज हो रहा था, ऐसा नहीं था कि देश के प्रति उनकी कोई भावना थी, ये नेशनलिज्म वाला इस तरह का कुछ भी नहीं था, लोकलाइज्ड ही फीलिंग हुआ करती थी। लेकिन फिर भी ये जो भारतवर्ष टर्म पहली बार हमें दिखाई देता है वो कहाँ से निकल कर आया था? इसी भरत कबीले के नाम पर देश का नाम आगे हमें भारतवर्ष दिखाई देने लगता है, ठीक है। भरत और 10 राजाओं के बीच, ये जो भरत कबीला था और 10 राजाओं के बीच में, यानी 10 आर्यन जो किंग थे, इन दोनों के बीच में, 2 मतलब एक तरफ तो 10 आर्यन कबीलों का ग्रुप है और इधर है भरत कबीला, और इनके बीच में वॉर हुआ था। तो भरत और 10 राजाओं के बीच में एक वॉर लड़ा गया था। उस वॉर का नाम क्या था? दसराग्य युद्ध। दसराग्य युद्ध के रूप में, 10 राजाओं के युद्ध के रूप में जाना गया, और इसमें भरत कबीला जो है वो जीत जाता है, ओके। अब यहाँ पर बता रहा है कि ये वॉर कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर होगा भाई? अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के जो आर्यन थे वो कहाँ रहते थे? इस सप्त सैंधा प्रदेश में। तो ये जो वॉर है ना वो कहाँ होता है? पुरुषणी, या फिर इसे कहा जाता है रावी नदी। रावी नदी के तट पर हमें ये वॉर होते हुए दिखाई देता है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि आर्यंस जो हैं इनके बीच में जनजातीय संघर्ष होते थे, जैसे रथ का मिलना, घोड़े का मिलना, हथियारों का मिलना, या फिर कवच का मिलना, ये सारी चीजें, या कवच का जो प्रयोग कर रहे थे उनका उल्लेख होना, ये सब दर्शाता है कि ये सब कब प्रयोग करे होंगे? जब आपको इसका यूज होगा
यूज कैसे होगा, जब आप वॉर लड़ा करोगे, ठीक है। कुछ वॉर्स का भी उल्लेख हुआ है, जिसमें से एक फेमस वॉर की हमने बात की है। फिर ये वॉर होते बेसिकली किसके बीच में थे, तो आर्यंस के बीच में भी होते थे, आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में भी होते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भौतिक जीवन, अब देखते हैं कि जो आर्यंस है इनका भौतिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता था, यानी कि कुछ इनके जीवन के आसपास क्या संरचना थी, क्या स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा हम जानेंगे। और आर्यंस के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की सहायता ली गई है। लिटरेरी सोर्सेज वैदिक लिटरेचर है, लेकिन क्योंकि उसको बहुत ही लेट में कंपाइल किया गया, तो उस वैदिक लिटरेचर का हम यूज उतनी ही मात्रा में करते हैं जितनी मात्रा में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कि 10 रागे युद्ध था, एक तरफ 1 लाख सेना, एक तरफ 2 लाख सेना, तो जो हिस्टोरियंस है वो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वो देखेंगे क्या ये वॉर के एविडेंसेस मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, क्या लाखों लोगों की डेड बॉडी के सैंपल्स हमें वहां पर मिल रहे हैं, मतलब जैसे कि हड्डी वगैरह कुछ, क्या हजारों की संख्या में हथियार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो आपको कहीं 10-15 तलवार मिले और 10-12 लोगों के हड्डी के ढांचे मिले, तो यानी वॉर तो डेफिनेटली वहां हुआ है, तभी ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन वो वॉर जो है वो कम लोगों के बीच में हुआ, यानी इनके जो वॉर्स थे वो इतने बड़े नहीं थे जितना कि वहां पर हमारे वैदिक लिटरेचर में दर्शाया गया है। इसको डिस्प्यूट में कभी मत लेकर जाना, ये सारी बात किताब में वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जो ये वैदिक टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना, इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को मेन सोर्स माना जाता है, और जितना जितना लिटरेरी से ये मैच कर पाता है या लिटरेरी को जितना ये डिफाइन कर पाता है, उतना हम लिटरेरी सोर्स का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके भौतिक जीवन के बारे में क्या पता लगता है। ऋग वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन का कुछ आभास मिलता है, कुछ इनके बारे में हमें चीजें रिफ्लेक्ट होती है। क्या भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांसे के कुछ बेहतर हथियार। तो देखो मेटल की हिस्ट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस देख लेते हैं। सबसे पहला मेटल जो ह्यूमंस ने यूज किया था उसका क्या नाम था, तांबा था। इसी वजह से जब तांबे को पत्थर के औजार के साथ मिला के पहली बार यूज किया जाता है तो उसे क्या कहा गया था, ताम्र पाषाण काल कहा गया था, ठीक है। फिर जो दूसरा मेटल दिखाई देता है तांबे के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में, वो क्या था, तांबा जो था उसमें हमने टिन मिला दिया और एक नया मेटल मिल गया, बन गया, जिसको आपने क्या बोला, कांसा बोला, ठीक है, ब्रॉन्ज एज भी कहा गया। ओके, अब आ जाते हैं वैदिक टाइम पीरियड पे। अब वैदिक टाइम पीरियड में कौन सा मेटल चल रहा है, तो वैदिक काल के भी 2 हिस्से हैं। एक आपका है जिसे आप बोल रहे हैं ऋग वैदिक टाइम पीरियड, और दूसरा जिसे आप बोल रहे हैं क्या, उत्तर वैदिक काल। तो ये जो अर्ली वैदिक या फिर ऋग वैदिक टाइम पीरियड है, यहाँ पर हमें इन्हीं धातुओं का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, तांबा कांसा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो जो ऋग वैदिक टाइम पीरियड के लोग थे, इनका भौतिक जीवन मतलब जो भी फिजिकली हमें वस्तुएं दिखाई देती है उसमें क्या क्या दिखता है, घोड़े दिखते हैं, रथ दिखते हैं, कांसे के औजार दिखते हैं। ये मैंने स्पेशली इसलिए बताया क्योंकि 1000 बीसी के बाद मैं बताऊंगी लोहा इंट्रोड्यूस हो जाएगा और लोहे के औजार का प्रयोग यहाँ से चालू होगा। तो लोहा आएगा कब, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। यहाँ तक तो केवल क्या चलने वाला है, कांसा ही चलने वाला है, ठीक है। तो इनके भौतिक जीवन में ये वस्तुएं दिखाई देती है, घोड़े, रथ, कांसे के औजार, इनके द्वारा आरे वाले पहिए भी प्रयोग में लाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही पहिए दिखाई दे गए, लकड़ी के चक्के टाइप होते थे, वही हमें अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में दिखाई दे रहे थे। कहां पर, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया वाले रीजन में। लेकिन जब हमें इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें दिखाई देता है कि ये स्पोक्ड व्हील्स का यूज करते हैं, यानी इनके रथ में जो पहिए लगे होते वो तिल्ली वाले पहिए होते थे, और तिल्ली वाले पहिए जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है उन्हें खेती की काफी अच्छी जानकारी थी, बेहतर जानकारी थी, फाल का उल्लेख मिलता है। एग्रीकल्चर ये बहुत अच्छे से करना जानते थे। अब आप बोलोगे जब ये एग्रीकल्चर करना इतने अच्छे से जान रहे हैं तो फिर क्या रीजन है कि जहां सिंधु घाटी सभ्यता एग्रीकल्चर अच्छे से जानती थी तो ये अर्बन सिविलाइजेशन बन गई या नगरीय सभ्यता बन गई। लेकिन ये लोग भी एग्रीकल्चर अच्छे से करना जानते थे, फिर भी अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की जो वैदिक एज आर्यंस थे, ये लोग ग्रामीण सभ्यता वाला ही जीवन जी रहे थे। उसका रीजन क्या था, इन्हें खेती की समझ थी, करते नहीं थे, ठीक है। ज्ञान बहुत है, पढ़ नहीं रहे हो तो क्या कुछ बन पाओगे, कुछ कर पाओगे जीवन में, नहीं कर पाओगे।
हाँ, कोई अलग सा स्किल है, डिफरेंट टाइप का, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही ऋग वैदिक टाइम पीरियड के लोगों को खेती की अच्छी समझ थी। इन्हें पता था कि मौसम में परिवर्तन क्या होता है, कब आएगा ग्रीष्म ऋतु, कब वर्षा ऋतु, कब शीत ऋतु, कभी वसंत ऋतु, ये सब इन्हें पता था। इन्हें खेती करने के लिए फाल का प्रयोग करना पता था। फाल मतलब जिससे आप जुताई वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो खेती की अच्छी जानकारी होने के बावजूद ये लोग खेती करते नहीं थे। ये पशुपालक थे, ये चरवाहे के रूप में जीवन जीते थे, इस वजह से ये ग्रामीण बने रहे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि खेती की इन्हें अच्छी समझ थी, ये जानते थे बुआई, कटाई, दावनी, इन सब चीजों का ध्यान था, पूरा प्रोसेस इन्हें पता था एग्रीकल्चर का। और साथ ही साथ उन्हें ऋतुओं के बारे में भी अच्छी जानकारी थी, कब और कौन सी ऋतु आएगी। तो क्या ये लोग खेती करते ही नहीं थे? नहीं, करते थे, लेकिन केवल उतना ही जितना इनको जरूरत है अनाज की। एक्सेस में नहीं करते थे। अगर एक्सेस में करते, सरप्लस हो जाता और कुछ लोग जो है वो फ्री हो जाते, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें अर्बन स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हुए दिख सकता था। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? तो इनके भौतिक जीवन में ये कुछ चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं। रथ है, घोड़े है, कांसे के हथियार है, आरे वाले पहिए है, खेती की इन्हें अच्छी जानकारी थी, लोहे के फाल वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा पता लगता है इनके आसपास क्या दिखता है हमें। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता था। अब देखो, ये ध्यान से सुनना है कि जो वैदिक टाइम पीरियड है, इस वैदिक टाइम पीरियड के ऑक्यूपेशन में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड या प्री वैदिक टाइम पीरियड के लोग जो सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे, बेसिकली इनके द्वारा क्या किया जाता था? इनके द्वारा पशुपालक पालन किया जाता था। ये लोग चरवाहे के रूप में रहते थे। ठीक है, वही लेटर वैदिक टाइम पीरियड जो कि हमें 1000 बीसी के आसपास दिखाई देता है, इस टाइम पीरियड में ये लोग कहाँ शिफ्ट कर गए? गंगा घाटी में। ओके, और ये लोग क्या करने लग जाते हैं? एग्रीकल्चर बड़े लेवल पर, लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, जमीन का महत्व बढ़ जाएगा, और यहां से हमें पता लगता है कि इनका ऑक्यूपेशन चेंज हो जाएगा। तो वैदिक टाइम पीरियड पूरे की बात करूं तो खेती पशुपालन दोनों करते थे, लेकिन अगर मैं बात करूं मेन ऑक्यूपेशन, तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था क्या? एनिमल हस्बेंड्री 1500 टू 1000 बीसी। और लेटर वैदिक टाइम पीरियड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था एग्रीकल्चर 1000 टू 600 बीसी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जितना ज्यादा चर्चा किया गया है ना इनके ऋग्वेद में, बार बार जानवरों की चर्चा, गाय सांड वगैरह, वो यही दर्शाता है कि जानवर का बहुत ज्यादा इनके जीवन में महत्व था, और जानवर से जो उत्पाद मिलते थे उसका वो उपभोग ज्यादा करते थे। ओके, उपभोगी बोलते हैं ना, खाना। हाँ ठीक है, उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर होती है। ये भी हमें बताता है कि भाई क्यों हम बोल रहे हैं कि ये पशुपालक होते थे, क्योंकि ये वॉर ही लड़ते थे गाय के लिए। आजकल के वॉर किस लिए होते हैं? पर्सनल वॉर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कंट्री वाइज अगर हम देखें तो आजकल वॉर किसके लिए होता है? जमीन के लिए, है ना। कितना बड़ा मुद्दा है जमीन। थोड़ी सी जमीन इसकी कब्जा लो, फिर वहां से लड़ाई, क्योंकि ये हमारी एक बोलता है सोवरेनिटी के खिलाफ होता है। थोड़ी सी जमीन कोई और आपकी कब्जा ले तो लड़ाई। तो जमीन के लिए लड़ाई होता है क्योंकि जमीन का महत्व है, जनसंख्या बढ़ी है, बहुत सारी और चीजें हैं। जमीन का महत्व हो गया तो जमीन के लिए लड़ाई होगी। पानी का महत्व जो अभी हमें नहीं पता लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में पानी के लिए भी लड़ाइयां होंगी, है ना। जिस तरीके से क्राइसिस हमें दिखाई दे रही है स्वच्छ जल के लिए, तो आगे उसके लिए भी लड़ाई होगी। पानी का इंपॉर्टेंस तो ऑब्वियस है ना, लाइफ कैसे चलेगी बिना पानी के? कोई सब्स्टिट्यूट नया आ गया कैप्सूल टाइप का, खा लो, पानी की जरूरत नहीं है तो अलग बात है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अदरवाइज तो हमें पता है कि आने वाले समय में क्राइसिस जिस भी चीज की होगी उसके लिए वॉर होगा। जैसे अभी जमीन के लिए हो रहा है, फिर पानी के लिए हो सकता है, या अन्य किसी नेचुरल रिसोर्स के लिए भी वॉर हो सकता है। आपको पता है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कुछ कुछ रीजन में दिखाई देते हैं, स्पेशली जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, और उसको लेकर देखिए वॉर जैसी स्थिति भी बनती रहती है ना। तो बस आज के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए वॉर हो रहा है। अब ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में बार बार लड़ाइयां किसके लिए दिखाई दे रही है? गाय के लिए लड़ाई दिखाई दे रही है कि दो कबीले हैं, 50-50, 100-100 लोगों के कबीले, ये कबीला इस पे हमला करता है, हमला करके इसको हरा देता है, इसकी गाय खोलकर सारी ले जाता है। बस यही है इनकी लड़ाई। मतलब ये जमीन कब्जा या उसका नहीं, केवल गाय। तो गाय के लिए लड़ाई होना मतलब क्या दिखा रहा है? कि इनकी लाइफ में जानवरों का बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी ये क्या थे? पशुपालक थे, तभी तो जानवरों का इंपॉर्टेंस है ना। तो उनकी अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर होती थी। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय, जब भी इन्हें युद्ध लड़ने जाना होता था तो जो भी 50 या 100 लोगों का कबीला होता था
उनके द्वारा क्या यूज किया जाता था, वर्ड गविष्टि, मतलब कि चलो गायों की खोज के लिए, गविष्टि शब्द का मतलब होता है गाय की खोज। तो ये लोग युद्ध के लिए, युद्ध नहीं, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे, और गविष्टि का मीनिंग होता है गाय की खोज। यानी इनके वॉर का जो मेन एजेंडा होता था वो क्या होता था, गाय की खोज करना, ये इनका मेन एजेंडा हुआ करता था। गाय ही सबसे उत्तम धन माना जाता था। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि आज किसी लड़की के पिता अगर शादी विवाह के लिए लड़का ढूंढे तो क्या देखते हैं, एक अच्छी नौकरी या धन संपत्ति या बिजनेस, इस तरह की चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। आज के समय में अगर हम बात करें, उस समय पे क्या देखा जाता था, कितनी गाय हैं, अच्छा 10 गाय हैं, यानी तो बहुत रिच हो गया, चलो इधर हम ब्याह देते हैं। तो गाय का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे ऐसा होता तो हम तो कितनी गाय खरीद लेते। आज के लिए नहीं, समय के हिसाब से इंपॉर्टेंस चेंज हो जाता है। क्या पता आने वाले समय में जो आपके पास में चीजें हैं अभी, धन संपत्ति या फिर पद, उसका महत्व कम हो जाए, किसी और चीज का, पानी का क्राइसिस हो तो कितना ज्यादा किसी के पास पानी के टैंक है, उस बेसिस पे जज तो वो वेरी कर सकता है सोसाइटी के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था। ऋग वैदिक लोग जो थे वो लोग गाय चराने, खेती करने, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। अब यहाँ पर क्या जमीन का कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं थी। तो देखो वैल्यू सिर्फ इतनी थी कि इनका काम था जानवरों को पालना, इनका मेन ऑक्यूपेशन था। और जानवर तो जमीन से जुड़े हुए ना, जानवर क्या खाएंगे, तो जानवर खाएंगे जो जमीन में घास फूस होगी उसी को खाएंगे। तो ये लोग जब जमीन पर कब्जा करते थे, उस जमीन पर कब्जा करने का पर्पस कभी भी सेटलमेंट नहीं रहा है, क्योंकि ऋग वैदिक लोग जो थे या अर्ली वैदिक जो आर्यंस थे, ये लोग घुमक्कड़ टाइप के थे। ये इसी जगह में एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में मूव करते रहते थे। जैसे यहाँ का घास खत्म हो गया, दूसरी जगह, दूसरे, परमानेंट एक जगह पर नहीं रहते थे। तो इनके लिए जमीन का इंपॉर्टेंस केवल और केवल इतना था कि इन्हें क्या करना होता था, उस जमीन के घास का प्रयोग करना होता था। इनके पास में कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी, पर्सनल इनका कोई अपना प्रॉपर्टी वगैरह वाला सीन नहीं होता था, और राजा किसी जमीन का राजा नहीं होता था। जैसे आज आप बोलेंगे हमारा देश, हमारे पीएम किस देश के पीएम है, तो देश को आप किससे इंडिकेट करते हैं, 4 चीजों से इंडिकेट करते हैं ना। मतलब कोई भी देश जो है तो उसमें एक जो मेन कंडीशन होती है वो क्या, आपका अपना एक लैंड होना चाहिए, आपका एक अपना जमीन या क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि आज उसका इंपॉर्टेंस है। ये लोग के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। राजा मतलब कबीले का राजा, जहां 50 लोग खड़े हो जाए राजा को बोले जाएगा अच्छा तुम राजा हो, कहाँ के राजा हो। तो ऋग वैदिक टाइम पीरियड के जो राजा थे वो ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं फलाना जगह का राजा हूं, वो बोलते थे मैं फलाना कबीले का राजा हूं, मैं इस भरत कबीले का राजा हूं। आप समझ पा रहे हैं। तो जमीन का इंपॉर्टेंस केवल इसी सेंस में था, और कभी भी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में नहीं जोड़ा गया, बस चरवाहे के रूप में ये लोग उसका प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में बढ़ई हो गए, रथकार हो गए, बुनकर हो गए, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। तो शिल्पी या फिर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करूं तो बहुत ही पीक लेवल पर नहीं था, बेसिक था, जिसकी जरूरत थी उतने ही हमें दिखाई देते हैं। जैसे रथ बनाने हैं तो रथ बनाने वाले रथकार दिखाई देंगे, पहिए बनाने हैं वो दिखाई देंगे, चर्मकार दिखाई देते हैं, चमड़ों का सामान, कुम्हार दिखाई दे रहे हैं, बुनकर दिखाई दे रहे हैं, बढ़ई दिखाई दे रहे हैं, बेसिक जो है वो शिल्पी यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके चलो आगे बढ़ जा रहे हैं। नेक्स्ट, तांबे या कांसे के अर्थ में अयश शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। हमें पता लगता है कि ये लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं, क्या, तांबा, अयस। अयस शब्द का प्रयोग किया गया अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में। अर्ली वैदिक मतलब आप समझ जाना बार बार, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर ये जो अयस शब्द यूज हो रहा है ना, ये अयस को हमने मानना है क्या, कि ये धातु को इंडिकेट कर रहा है। कौन सी धातु, तांबे और कांसे की धातु को इंडिकेट कर रहा है। नियमित व्यापार होने का कोई परिमाण नहीं मिला है कि क्या ये लोग ट्रेड करते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग प्रॉपर ट्रेड करते थे, ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड उनका चल रहा था। किसके साथ में, मिस्र के साथ में, मेसोपोटामिया के साथ में, है ना। लेकिन अगर हम इनकी बात करें
वो लोग पानी जहाज का भी प्रयोग कर रहे थे। इनके टाइम पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग बेसिक ट्रेड करते थे, वो भी इसी लेवल पर जितनी इनको जरूरत हुआ करती थी। ये जो इनका क्षेत्र था, जितनी इनको आवश्यकता है उतना ये व्यापार कर लेते थे। ठीक है, व्यापार भी किस पर बेस्ड था, व्यापार भी किस पर बेस्ड था, बार्टर सिस्टम या फिर जिसे आप बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो अब किसी के घर गाय है, खूब दूध हो रहा है, किसी ने थोड़ा बहुत अनाज उगाया है, अब गाय वाले को चाहिए थोड़ा अनाज, तो वो जाकर बोलेगा भैया अनाज चाहिए, बोलेगा लाओ 2 लीटर दूध दे दो या दही दे दो, अदला बदली। इस लेवल का बहुत बेसिक टाइप का ट्रेड होता था इनका, बहुत ही बेसिक लेवल का। आप समझ जाओ, चरवाहे थे तो किस लेवल पर, तो कोई नियमित व्यापार नहीं, लेकिन व्यापार होता था क्योंकि छोटी मोटी जरूरतें इनकी भी हुआ करती थी। वैदिक जन का अधिकांश संबंध स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेखित एक शब्द समुद्र शब्द का तो प्रयोग हुआ है, वो जल राशि को दिखा रहा है, ना कि समुद्र को दिखा रहा है। क्योंकि आपको पता है ये क्षेत्र ही कहां तक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरे सिंधु नदी के चारों ओर बसे हुए थे, तो वो यहां तक फैले हुए थे। लेकिन इनकी बात करें तो ये सप्त सिंधु प्रदेश में, जिसके चारों ओर हमें क्या दिखाई दे रहा है, लैंड मास दिखाई दे रहा है ना। तो इनके द्वारा एक टर्म यूज किया है ऋग्वेद में समुद्र, लेकिन यहाँ पर जो ऋग्वेद में समुद्र वर्ड है वो एक्चुअली ओशन को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है किसको, जल राशि, मतलब कहीं भी इकट्ठा जल होना, उसको ये समुद्र से डिफाइन कर रहा है। इस टाइम पीरियड के हमें मिट्टी के बर्तन कैसे मिलते हैं, चित्र, धूसर, मृदभांड, इस तरह के मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। और लोहे की वस्तु की कोई जानकारी नहीं मिलती है, कब तक, 1000 BC यानी अर्ली वैदिक टाइम पीरियड तक। तो ये हमने जाना क्या, इनके भौतिक जीवन के बारे में। भौतिक जीवन में क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी, फटाफट करते हैं रिवाइज। भौतिक मतलब आसपास हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो पता लगता है कि जैसे आज आप भौतिक जीवन के बारे में बोले तो वो देखेंगे कि भाई लोग नौकरी कर रहे हैं, लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं, घर में एसी है, टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, ऑफिस में लैपटॉप्स है, बहुत सारी और चीजें हमें भौतिक वस्तुओं के रूप में दिखाई देती है। तो वैसे इनका भौतिक जीवन कैसा था वो हमने पढ़ा। तो ये एक कबीलाई समाज था ना, तो इनका भौतिक जीवन कबीलाई समाज के आधार पर होगा। तो बस इमेजिन करना है दिमाग में, अच्छा कबीलाई समाज था, कैसा हो सकता है, तो घोड़े, रथ हो गए, कवच हो गए, इन सब का ये लोग प्रयोग किया करते होंगे। कांसे के औजार हो गए, उनका प्रयोग करते होंगे। शिल्पी हमें यहाँ पर आसपास में काफी सारे दिखाई देते होंगे। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं जनजातीय राज व्यवस्था। अब जनजातीय राज व्यवस्था का मतलब है कि आपने अभी तो पढ़ा कि भाई इनका एक ग्रुप होता है, इनका कबीला होता है, तो एक्चुअली इनकी राज व्यवस्था क्या थी, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया का आज का छोड़ो, अगर हम उसी समय की बात करें एंशिएंट टाइम पीरियड की, तो एंशिएंट टाइम पीरियड में हमें आगे चल के महाजनपद दिखाई देंगे। महाजनपद में हमें पूरा एक हायरार्की दिखाई देता है, किंग होते हैं, उसके पास में परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी होती है, उसके पास में पुरोहित होते हैं, एक पूरा ढांचा होता है, क्या बोलते हैं, महाराजा का, सेनापति का, मंत्री का, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि हम ये तो बोल रहे हैं कबीला, कबीले का राजा, लेकिन क्या वो राज व्यवस्था कोई उनकी स्पेसिफिक थी। जैसे आज भारत में आप पूरा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, हायरार्की देखते हैं, हम देख रहे हैं सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति हैं, इधर एग्जीक्यूटिव हेड हमें पीएम दिखाई दे रहे हैं, फिर उनके अंडर में हमें काफी सारे मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेट लेवल पर सीएम दिखाई दे रहे हैं, स्टेट लेवल पर हेड हमें गवर्नर दिखाई दे रहे हैं, फिर उनके अंडर में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना है। क्या अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में ऐसा कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था? अब खुद इमेजिन कर लो, रटने की जरूरत नहीं है कि जब कबीलाई समाज था तो क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा। वही 20-50 लोगों का ग्रुप था, उसी में से उन्हीं जैसा एक राजा था जो जरूरत पड़ने पे राजा बनता था, उसी में से उन्हीं जैसे सेना थे जो जरूरत पड़ने पे सेना के रूप में काम करते थे, और उन्हीं में से उन्हीं जैसे पुरोहित थे जो जरूरत पड़ने पे पुरोहित के रूप में काम करते थे। तो एक्चुअली जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफाइन नहीं था, वो एक ही जैसे थे, बस जरूरत पड़ने पे अपने पद को निर्वहन करते थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र जो है वो कबीले के प्रधान के हाथों होता था, यानी उनके कबीले का जो मेन मुखिया होता था, जिसे आप राजा या राजन कहा करते थे, उसके हाथ में पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र होता था। अब राजा या राजन का क्या मतलब है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये जो राजा या राजन थे बेसिकली इसे चुनते तो थे कबीले के लोग, लेकिन डिपेंड करता था कि कौन बनेगा वो किस पे, पावर पे, पावर इन द सेंस फिजिकली पावर पर बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि इन्हें बेसिकली वॉर लड़ना होता था। दूसरा, आगे चल के हमें पता लगता है कि राजा का पद आनुवंशिक
हो चुका था। आनुवंशिक मतलब जो राजा है उसी का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर, क्योंकि नस्ल वाइज भी ये चीजें हमें दिखाई देती हैं कि जो पावरफुल था उसके बच्चों में भी ये चीजें धीरे धीरे सम्मिलित हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये पद धीरे धीरे आनुवंशिक होता था, लेकिन फिर भी आनुवंशिक होने के बाद भी इस पर पूरी तरह से किसका नियंत्रण होता था? कबीले का नियंत्रण होता था। कबीला चाहे तो इन्हें अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है, ठीक है। वह एक प्रकार का सरदार था। बोल रहे राजा मतलब राजा जैसा इमेजिन मत कर लेना, महल तो बिल्कुल ही नहीं था, घोड़े लेके चरवाहे के रूप में घूमते थे। तो राजा मीन्स कोई महल, कोई मुकुट या नहीं, बस ये सोच लो कि आपके पास में 100 लोग हैं, उनको आप लीड कर रहे हैं। एज अ सरदार जो है वो रोल प्ले करते थे वहां पर, ठीक है। उनके पास असीमित अधिकार नहीं थे, इवन वो डिसीजन भी सारे खुद नहीं ले सकते थे कि अच्छा चलो अब हमें यहां से वहां शिफ्ट करना है, तो क्या राजा अकेले डिसाइड? नहीं। वॉर लड़ना है, क्या राजा अकेले डिसाइड कर? नहीं। तो राजा नाम का राजा था, लड़ने के लिए राजा था, उनका प्रतिनिधि बनता था, लेकिन फिर भी सारी पावर राजा के हाथ में दी थी। यानी यहां पर राजा तो था, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ग्राउंड लेवल पर थी, बड़े लेवल पर थी। यानी ज्यादा शक्तियां जो है हमें कबीले के लोगों के हाथ में दिखाई देते, राजा के पास में बेसिक छोटी पावर्स हुआ करती थी, ठीक है। इस काल में कबीलों के आधार पर बने हुए बहुत से संगठनों के उल्लेख मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, ज्यादातर डिसीजंस कौन लिया करते थे? कबीले लेते थे। तो यहाँ पर यही पता लगता है कि कबीले के जो मुखिया हुआ करते थे ना, सॉरी, कबीले का जो पूरा का पूरा ग्रुप होता था 50 या 100 लोगों का, इन ग्रुप के भी छोटे छोटे असेंबलीज बनाई जाती थी कि भाई 10 लोगों की एक असेंबली, इनका ये काम होगा। जब भी हमारे कबीले के इस मैटर से कोई डिसीजन लेना होगा, जैसे सेना से संबंधित, तो ये जो 5 लोगों का ग्रुप है जिनका पर्टिकुलर नाम है, वो इस पर काम करेंगे, ठीक है। हमारे राजा से संबंधित डिसीजन लेना होगा, ये 10 लोगों का ग्रुप जो है वो ये काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारी असेंबलीज हमें दिखाई देती है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में, जो दिखा रहा है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सारे डिसीजन जो इस तरह की असेंबलीज ले रही हैं। इसीलिए बोला जा रहा है राजा के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं थी। जैसे सभा, समिति, विदत, गण, ये सारे हमें वो ग्रुप दिखाई देते हैं। इनके द्वारा विचार विमर्श, सैनिक और धार्मिक कार्य देखा जाता था। ये लोग, ये असेंबलीज क्या करती थी कि आगे हमें क्या करना है, कहाँ मूव करना है, इस तरीके के विचार विमर्श करते थे। सेना से संबंधित या फिर रिलीजियस एक्टिविटी इनके द्वारा की जाती थी। अब आप लोग का होमवर्क है, प्लीज जब भी मैं आपको कुछ काम दिया करूँ थोड़ा सा सीरियस रहा करिए। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, जितनी भी असेंबलीज है इनके काम लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। सभा, समिति, विदत, गण, ये इंडिविजुअल क्या क्या काम करते थे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन आपको किन में दिखाई देता है, मतलब महिला किन असेंबलीज में पार्टिसिपेट करते हुए हमें दिखती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दैनिक प्रशासन की अगर हम बात करें, डे टू डे जो भी इनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे हो रहा था, तो यहाँ पर अभी ये बात तो समझ में आ गई, राजा का स्टेटस नाम का था, अनलिमिटेड पावर नहीं थी। बाकी हमने देख लिया पावर किसके पास में, जो ग्राउंड लेवल पर हमें असेंबलीज दिखाई दे रही है। डे टू डे लाइफ में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, दैनिक प्रशासन अधिकारी के रूप में पुरोहित, वशिष्ठ और विश्वामित्र और सेनानी का जिक्र हमें दिखाई देते हैं। कि जैसे पुरोहित जिनका काम होता था शिक्षा देना या पूजा पाठ करना, एक तो ये राजा के एक तरह से बोल सकते हैं कि हेल्प करने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए पुरोहित का एक हमें पद दिखाई देता है। दूसरा सेनानी का पद दिखाई देता है, लेकिन ये सेनानी ऐसा नहीं था कि परमानेंट इनके लिए एज अ सेना खड़े हैं, नहीं, ये याद रखना है ये केवल जरूरत के वक्त ही है। तो अगर हम इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें 3 पद देखने को मिलते हैं, राजा हो गया, पुरोहित हो गया और सेनानी हो गया। डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। राजा कोई नियमित या स्थायी नहीं रखा, सॉरी, राजा कोई नियमित या स्थायी नहीं रखता था। अच्छा, राजा कोई नियमित या स्थायी कर होगा, नियमित और स्थायी सेना होगा, यहाँ पे सेना नहीं रखता था। अब नियमित और स्थायी सेना कैसे रखेगा, ये वाला कंसेप्ट बस एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का एक कबीला है, ठीक है, 50 या 100 लोगों का, और इस कबीले का एक किंग है। ओके, अब क्या है कि जो कबीला वो चरवाहा है, जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। ओके, ये जानवर है इनके, और बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो इनको लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ओके, अब ये जानवर क्या पैदा करेंगे, दूध, उससे दही बनाओ या कोई और प्रोडक्ट बनाओ। एग्रीकल्चर इनका नाम भर का था।
तो अब राजा जो इनको सर्व कर रहा है, राजा जो अपनी सर्विस दे रहा है एज अ किंग, कि मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो प्रोटेक्ट करेगा अगर राजा अपना सारा काम काज छोड़ के, तो राजा को पैसे कौन देंगे? तभी तो मिलेगा ना जब ये लोग कुछ अमाउंट पे करे, कुछ टैक्स दे, कुछ ये लोग अपने अनाज में से कुछ अनाज इसको दे दे, तो राजा को खाने की चिंता नहीं होगी, वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। ये कुछ दूध दही इसके घर पहुंचवा दे तो राजा को कोई चिंता नहीं होगी। इसी तरह परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है कि स्थायी सेना तो तभी रखेगी ना जब राजा को कोई डर ना हो। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जैसे कि राजा ने 10 लोगों को रख लिया, अब 10 लोग अपना घर बार सब काम वाम छोड़ के राजा के पास आके खड़े हो गए स्टैंडिंग आर्मी के रूप में, और इन लोगों की रक्षा करे कि कोई इन पर हमला ना करे। लेकिन इन लोगों को खाने के लिए तो कुछ चाहिए इनके परिवार वालों को, तो या तो ये लोग कुछ फिक्स अमाउंट दे या फिर इसी तरह से टैक्स, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है कि अनाज दे, दूध दही दे। लेकिन क्योंकि सरप्लस में कुछ नहीं था उस समय, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है चाहे एनिमल हस्बेंड्री के फॉर्म में या एग्रीकल्चर के फॉर्म में, ऑलमोस्ट सबका सब कंज्यूम हो जा रहा है, सबका सब उपभोग में ले लिया जा रहा है। अब जब ऐसी स्थिति है, जब एक्सेस में कुछ है ही नहीं, तो ये इनको परमानेंटली क्या दे, नहीं दे पाते थे। तो यहां पर हमें पता लगता है कि क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, कर व्यवस्था या कर प्रणाली अभी तक हमें नहीं दिखाई देती है। उसका रीजन क्या है? कर तो तभी आएगा ना जब एग्रीकल्चर सरप्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग हैं, 10 का ही अनाज बो रहे हैं, उतना ही खा ले रहे हैं, तो सरकार को क्या देगी, राजा को क्या देगी? लेकिन वही 10 लोग जो हैं अब वो इतने कैपेबल हो गए कि वो लोग 100 लोगों का अनाज पैदा कर रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति के पास में अगर 10 लोगों का अनाज है तो वो 8 लोगों का अनाज अपने पास रख सकता है और 2 लोगों का अनाज राजा को दे सकता है एज अ टैक्स। जब राजा के पास वो अनाज पहुंचेगा तो राजा को अपने खाने की चिंता नहीं। राजा ने एक व्यक्ति का अनाज अपने पास रखा और एक व्यक्ति का अनाज सेना के लिए रख दिया, और उस सेना को परमानेंट अपने पास काम पर लगा लेगी कि अब तुम मेरे पास ही काम करो, अनाज तुम्हें समय समय पे मिल जाएगा सैलरी के रूप में, वेतनमान के रूप में। आप समझ पा रहे हैं? मतलब किसी भी रूप में आप सैलरी दे सकते हैं। यहाँ पर क्या था, फूड का इंपॉर्टेंस था ना, लाइफ सर्वाइव करना ही बहुत टफ हुआ करता था। तो बस यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि राजा आर्मी कैसे रखेगा जब उसके पास में टैक्स ही नहीं आ रहा है, और टैक्स इम्पोज भी नहीं कर सकता, लगाएगा कैसे कर जब उनके पास में इतना उत्पादन ही नहीं है, तो टैक्स इम्पोज कैसे कर देगा? तो कुल मिला के राजा के पास में कोई भी नियमित सेना नहीं थी। उसका रीजन ये था, लेकिन फिर भी सेना के रूप में जो लोग काबिल थे वो जरूरत पड़ने पर जाके सेना की सर्विस दिया करते थे, और बदले में जो भी वहां से लूटपाट मचा कर लाते थे उसका कुछ हिस्सा वो लिया करते थे। ठीक है, बलि नामक कर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो कोई प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम नहीं आया था, इवन लेटर वैदिक टाइम पीरियड में भी हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन एक कर का नाम हमें दिखाई देता बलि। बलि बेसिकली क्या था? वॉलेंट्री टैक्स। वॉलेंट्री टैक्स कहते हैं जो स्वेच्छा से दिया जाता है। स्वेच्छा से दिए जाने का मतलब है कि आपकी इच्छा है, अगर आपके घर में आज दूध दही ज्यादा हो गया तो आप ले जाके राजा को दे सकते हैं या सेना को, इस तरह से। तो उसे स्वेच्छा से दिया गया कर कहा जाता था। न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं, कुछ भी इस तरह का जुडिशियल सिस्टम नहीं था। उसका रीजन क्या है? ऑलरेडी जुडिशियल सिस्टम के लिए असेंबलीज बनी हुई है ना, सभा समिति विदतगण जिनका मैंने उल्लेख किया था, तो वो लोग ये काम कर रहे थे। तो कोई अलग से जुडिशियल स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था कि अगर कोई क्राइम होता है तो इसके पास जाना है, वहां से आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये स्ट्रक्चर नहीं था। गुप्तचर की व्यवस्था थी, क्योंकि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में हमें चोरी दिखाई देती है, और स्पेशली जो चोरी हो रही थी वो किसकी थी? गाय की चोरी, क्योंकि गाय का इंपॉर्टेंस था। तो इसी वजह से उस समय गुप्तचर की व्यवस्था थी, जो कि इंटरनली चीजों को देखते थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कुछ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं चल रही है, इस तरह की चीजें वहां देखी जाती थी। चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान व्रजपति कहलाता था। ये वो होता था जिसे बोला जाता था कि चरागाह या जहां पर जानवरों को चरने के लिए भेजा जाता था, उसका जो प्रधान बनता था इन कबीलों में से, उसे इस नाम से जाना जाता था। परिवार के प्रधान को कुलपा कहा जाता था। कुलपा बेसिकली हर एक फैमिली, मतलब कबीले में कई सारी फैमिलीज होंगी ना, तो हर एक फैमिली का जो हेड था कुलपा कहलाता था। लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। तो ये इनका पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर बता रहा है, जिसमें बोल दिया इसने क्लियरली स्टार्टिंग में ही कि क्या स्टेटस है वो। 3 पद के नाम बताए, राजन, पुरोहित और सेनानी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये लोग भी परमानेंट नहीं है, मैंने बता दिया। टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। इसके अलावा कुछ पद
पदों के नाम मिलते हैं। व्राजपति हो गया, कुलपा हो गया, ग्रामणी हो गया, इनके अलग अलग काम हुआ करते थे और ये परमानेंट नहीं होता था, आवश्यकता पड़ने पे बाकी सब अपना जीवन यापन करने में ही लगे हुए थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है ऋग्वैदिक टाइम पीरियड का कबीला और परिवार, यानी किस तरीके से इनका कबीलाई स्ट्रक्चर या फैमिली स्ट्रक्चर हुआ करता था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या फिर जन्म मूलक संबंध था। ठीक है, वैसे तो गोत्र स्ट्रक्चर हमें बाद में दिखाई देता है लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, लेकिन ये उसको आधार बनाते हुए बोल रहा है, अभी गोत्र सिस्टम आया नहीं है। बोल रहे कि जो सामाजिक ढांचा था वो जन्म मूलक होता था, यानी जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है वहां से चीजें निर्धारित होती थी। पहचान कुल या गोत्र से होती थी, आगे आप गोत्र के रूप में जानेंगे, पहले उसे कुल कहा जाता था कि किस वंश के हो, किस कुल के हो। ठीक है, लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। कबीले, जो पूरा का पूरा कबीला था ना, यहाँ पर एक कबीला है, अगर कबीला ए बोलेंगे तो इसे क्या बोला जाता था, इसे जन कहा जाता था। सभी के समझ में आ गया, यानी पूरे कबीले को जन जैसा शब्द जो है कबीले के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और ये टर्म जो है हमें ऋग्वेद में लगभग 275 बार प्रयुक्त होते हुए दिखाई देता है। आगे चल के एक और टर्म आपको दिखाई देगा जिसे आप बोलेंगे जनपद। जनपद कब दिखाई देता है, लेटो वैदिक टाइम पीरियड में, यानी उत्तर वैदिक काल में हमें पता लगता है कि लोग एक जगह पे सेटल होने लग जाते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। और जब लोगों का एक जगह पे सेटलमेंट होता है, एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, तो वो जन जब एक जगह बस जाएंगे, पद मतलब उनके पांव एक जगह बस जाएंगे, तो वहां से हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जनपद का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो जनपद वर्ड आगे आएगा 1000 बीसी के बाद। यहां पर हमें पता लगता है कि हर एक कबीले को जन कहा जाता था और आगे चल के लेटर वैदिक टाइम पीरियड में हर एक कबीले को जनपद कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है विश। विश क्या होता था, इसका अनुवाद क्लैन भी किया जाता था। तो हर एक कबीले को जन, जन के अंदर बहुत सारे वंश रहते थे जिसको हम विश कहते थे। ओके, विश या फिर एक तरह से गांव का जो उनका स्ट्रक्चर होता था। विश को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में विभाजित किया जाता था। जैसे इधर आ जाइए, जन, एक जन के अंदर कई सारे हमें विश दिखाई देते थे और एक विश के अंदर हमें कई सारे ग्राम दिखाई देते थे। आई होप यहां तक सभी के समझ में आ गया। ओके, विश मतलब आप मान लो किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, जिले टाइप का हो गया। ग्राम मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, गांव टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जब ये ग्राम आपस में टकरा जाते थे तो संग्राम या युद्ध हो जाता था और कई बार ये लोग आपस में टकरा जाते थे। ओके, चलो आगे बोल रहे हैं, ऋग्वेद में परिवारवाचक कुल शब्द का प्रयोग विरल है। रोमन समाज की तरह यह भी पितृसत्तात्मक परिवार था, यानी अगर हम इनकी सोसाइटी की बात करें, ये तो देखो हायरार्की है। हायरार्की में क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले क्या आ रहा है आपका जन, जन के नीचे यानी कि हर एक कबीले के अंदर में कई सारे छोटे छोटे विश होते थे। विश का मतलब एक तरह से वंश से संबंधित बता रहे, कुल से संबंधित। हर एक विश के अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे गांव होते थे। ओके, और ये स्ट्रक्चर हमें पूरे अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में दिखाई देता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इसकी सोसाइटी भी रोमन सोसाइटी की तरह वैदिक सोसाइटी भी हमें कैसी दिखाई देती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। पितृसत्तात्मक समाज में पहले ही बता चुकी हूँ। इनिशियली जो पैट्रियार्कल सोसाइटी अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की वो विमेंस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड की पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाएगी वो विमेंस के अगेंस्ट आ जाएगी, उनके डेवलपमेंट के अगेंस्ट में। कैसे, वो अभी हम जानेंगे। यहाँ पर तो पैट्रियार्कल सोसाइटी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जब भी आप देखो हर एक घर का मुखिया कौन होता था, पिता होता था। जैसे आज हमारी फैमिली के हेड कौन होते हैं, ज्यादातर मेल ही होते हैं ऑलमोस्ट। अगर आप मानकर चलिए फीमेल कहाँ नहीं कर पाते, अगर करने की कोशिश करेंगे तो क्या बोला जाएगा, अच्छा इस घर में गड़बड़ है, काम महिला डिसीजन ले रही है। तो ये हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी है, चाहे विमेन बहुत वाइज है, बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी डिसीजन लेना या लेने की पावर देना थोड़ा सा हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट आ जाता है। वैसे लेते ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपने ये कोशिश भी करके देखी तो बहुत कम फैमिलीज या फिर बहुत कम सोसाइटी के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस ही नहीं है, एक्सेप्टेंस मेल के द्वारा नहीं बल्कि फीमेल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। ओके, खुद भी, मतलब दूसरी जो फीमेल्स है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट तो हमें पता लगता है पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि पिता ही मुखिया हुआ करते थे, सारे डिसीजन फादर ही लेते थे। देख लो आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में यही चल रहा है। दूसरा, पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। अब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी, इसलिए क्योंकि ये लोग पुत्रों की कामना तो करते थे। जितने भी हवन यज्ञ कराए जाते थे उसमें ये मांगा जाता था कि पुत्र जो है वो पैदा हो।
उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये लोग ट्राइबल सोसाइटी थी, इनको वॉर लड़ना होता था, राजा कोई मेल ही बनता, तो इनके लिए था कि भाई पुत्र पैदा हो जाए तो वो हमारे लिए काफी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पुत्रों की प्राप्ति के लिए तो कामना करते थे, लेकिन महिलाओं के लिए नेगेटिव इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसा नहीं था कि पुत्री हो गई तो उसको मार देना या गलत व्यवहार, वो चीज नहीं था। तो प्लस पॉइंट ये था कि भाई विमेन्स का स्टेटस अच्छा था अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में, लेकिन माइनस पॉइंट ये था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी दिखती है, मेल डिसीजन ले रहा है, कोई लड़का पैदा हो इस तरह की कामना की जा रही है। ऋग्वेद में प्रजा और पशु की कामना सूक्तों में बार बार आई है। तो बेसिकली जो वहां पे यज्ञ किए जाते थे ना, यज्ञ किसके लिए किए जाते थे, यज्ञ किया जाता था पुत्र पैदा हो, पुत्र भी कैसा पैदा हो, बलवान शक्तिशाली योद्धा टाइप का। और यज्ञ किस लिए किया जाता था, जानवरों के लिए, कि जाए भाई लड़ाई लड़ने तो 20-50 गाय हमें मिल जाए, हमारे घोड़ों के लिए पूजा की जाती थी। तो इस तरह के हमें कई सारे वो स्ट्रक्चर होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपको वहां का एक सोसाइटी दिखा रहा है, सोसाइटी भी नहीं बोलूंगी मैं इसको, फैमिली स्ट्रक्चर या हायरार्की दिखा रहा है कि कैसा होता था कबीला। कबीले का इसने पहले बताया जन, हर एक कबीले को इसने बताया विश में बांटा था, छोटे छोटे ग्रुप्स में या कुल में, और हर एक विश के अंदर कई सारे ग्राम आते थे और कभी कभी आपस में भिड़ भी जाते थे, ठीक है। फिर बताया इसने क्या कि ये जो ऋग्वेद है इसमें हमें ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में पैट्रियार्कल सोसाइटी दिखाई देती है। पैट्रियार्कल किस कंटेक्स्ट में वो याद रखना है, क्योंकि आगे भी पैट्रियार्कल सोसाइटी ही चलेगी, लेकिन उसका बिल्कुल ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है विमेन्स पर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्त्रियां देखो, अभी महिलाओं की स्थिति कितनी सही है, स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी, जो आपने इनकी असेंबलीज देखी थी, सभा समिति, इसमें विमेन्स का पार्टिसिपेशन दिखाई देता था, विमेन्स भाग ले सकती थी। साथ ही यज्ञों में आहुतियां देने के लिए बैठती थी वो। जैसे आज आपने देखा होगा स्पेशली हिंदू फैमिलीज का, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा जानकारी है, तो हिंदू फैमिलीज में आप देखते होंगे जनरली जो पूजा पाठ होते हैं तो पति पत्नी का गठबंधन पूजा पाठ में भी किया जाता है ना, आहुति वगैरह देने के टाइम में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो हमें अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में दिखाई देता है कि विमेन्स का स्टेटस इतना ठीक ठाक था कि वो सभा समिति में पार्ट लेती थी, हस्बैंड के साथ यज्ञ आहुति वगैरह दिया करती थी, सूक्तों की रचना भी की थी कई सारी महिलाओं ने। ऐसी हमें कुछ योग्य महिलाएं दिखाई देती हैं। सूक्तों की रचना मौखिक रूप से होती थी। देखो सूक्तों की रचना मैंने आपको जैसा बोला कि इस समय हमें संस्कृत भाषा दिखाई देती है, ओके, और संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उसके लिखावट में जो प्रोनाउंसिएशन होगा और जो मौखिक रूप से उच्चारण चलेगा उसमें ज्यादा प्योर क्या होता है, मौखिक, है ना। क्योंकि अभी लिखा हुआ है उसको जब आप बोल रहे हो तो आप डेफिनेटली गड़बड़ कर सकते हो, आप उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकते हो, लेकिन जो मौखिक वर्बली ओरली चला होता है ना वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है, बहुत ही ज्यादा सही होता है प्रोनाउंसिएशन उसका। तो ज्यादातर वैदिक जो टाइम पीरियड के हमें श्लोक दिखाई देते हैं या सूक्तों की रचना वो मौखिक ही हो रही है। आगे चल के इनको कंपाइल किया जाएगा और वुमेन के स्टेटस को बता रहा है कि कितना ठीक ठाक था कि महिलाएं खुद भी सूक्तों की रचना कर रही हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन कौन सी महिलाएं हैं, ठीक है। विवाह संस्था कायम हो चुका था। विवाह संस्था मतलब प्रॉपर शादी विवाह का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टोन एज के लोग तो शादी विवाह नहीं करते होंगे या स्टोन एज के लोग का तो पति पत्नी वाला सिस्टम नहीं होगा, है ना। इसी तरह आगे भी हमें इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी। हालांकि परिवार वाला संस्था था लेकिन फिर भी यहाँ पर एक विवाह की संस्था कायम की गई थी कि प्रॉपर एक रिचुअल होगा, विवाह होगा। यद्यपि कुछ आदिम प्रथाओं के अवशेष का भी आभास मिलता है, कुछ ट्राइबल जो है हमें वो लक्षण अभी भी बचते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया। अदरवाइज विवाह जैसा स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर मिलने लग जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बहुपति प्रथा। देखो महिलाओं की स्थिति ऐसी इसीलिए अच्छी बोली जा रही है, जैसे आप देखते हैं बहुपत्नी प्रथा, पॉलीगैमी बहुत ज्यादा इंडियन सोसाइटी में थी। इवन जब ये क्या बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया उसमें प्रॉपर प्रोसीजर किया गया कि भाई एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा, दूसरा शादी करने का है तो जाओ पहले डाइवोर्स लेकर आओ, एक मतलब एक बाउंडेशन डालती। लेकिन उसके पहले एक एक व्यक्ति 4-4 बीवियां लाकर बैठे हुए, खाने का जुगाड़ एक का भी नहीं है, इज्जत एक की भी नहीं है, लेकिन करेंगे हम 4 शादी, है ना। तो यहाँ पर वुमेन्स की सिचुएशन भी अच्छी थी। बहुपति प्रथा चल रहा है, एक एक महिलाओं के कई पति हो सकते थे। ऐसा भी होता था कि एक घर में अगर 5 भाई है तो एक से उसका विवाह कर दिया जाता था और बाकी जो 4 है वो भी उसे पत्नी के रूप में
माना करते थे। ओके, ऐसा वाला स्ट्रक्चर। तो बहुपति प्रथा वहां पर चल रहा है, कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं, जैसे यहाँ पर बता रहा है सूर्यपुत्री सूर्या अश्विन, दोनों भाई जो अश्विन थे उनके साथ में रहा करती थी। ऋग्वेद में नियोग प्रथा, विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन का सिचुएशन इतना अच्छा है कि अगर कोई विधवा हो गई, अगर कोई विडो हो गई, तो उसका दोबारा विवाह करा दिया जाता था। कितनी बड़ी बात है हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए। आज भी अगर कोई विडो हो रही है तो ज्यादातर कंटेक्स्ट में यही, मतलब बहुत डेवलप, मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल अच्छी सोच वाले, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कि अगर 2 साल बाद भी कोई लड़की विधवा हो गई तो विवाह के बारे में कोई नहीं सोचेगा, मतलब ना बराबर सोच होगी। लेकिन अगर 50 साल का आदमी है, वो विधुर हो गया, तो तुरंत सोचते हैं कि अरे आदमी अकेला कैसा रहेगा। भले बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, संन्यास आश्रम में जाने का समय आ चुका है, लेकिन फिर भी ये सोचा जाता है कि इसका विवाह कर दो, आदमी अकेला नहीं रह सकता। लेकिन अगर कोई न्यूली मैरिड गर्ल है, लड़की है, 21 साल 22 साल, उसका विवाह होने के बाद कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तो उसके साथ में ये नहीं होता है। मतलब हमारा समाज उससे इसी जोन में ले जाएगा कि देखो तुम अपना जीवन ऐसे ही चलाओ, और बच्चा हो गया बाय चांस तो पूरी तरह से उस पर थोप दिया जाएगा कि अब तुम्हारा जीवन ये बच्चे तक ही सीमित है। और आदमी 50 साल का है, 5 बच्चे, शादी हो गया, फिर भी उसकी शादी करवा दी जाती है। तो ये सोसाइटी है, बस ऑब्जर्वेशन है, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको ग्राउंड लेवल पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि विधवा विवाह कराया जा रहा है, उस समय पर प्रचलित है। इसका मतलब है विमेन का स्टेटस कितना अच्छा है, वो भी आज से हजारों साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। छोटी छोटी बच्चियों का विवाह नहीं कराया जाता था, और जब उनका प्यूबर्टी हो जाता था उसके बाद विवाह कराया जा रहा है। जैसे देख रहे हो आप, 16-17 वर्ष की आयु में विवाह कराया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है ना आज के हिसाब से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक वर्गीकरण। अब सोशल स्ट्रक्चर इनका कैसा था? सामाजिक वर्गीकरण, क्या समाज में ऊंच नीच भेदभाव आ चुका था? तो देखो, ऊंच नीच भेदभाव तो हमें पहले ही दिखाई दे गया था न्यूलिथिक टाइम पीरियड से, या ताम्रपाषाण काल में हम देख रहे थे कि शवों को गाड़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत वो चीज दिख रही है, कहीं पे ज्यादा ज्वेलरी पड़े हुए, कहीं मिट्टी के बर्तन डाल दे रहे दफनाने में, वो दिखा रहा है कि सामाजिक असंतुलन अब आ रहा है। फिर हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है ऐसा बना हुआ है। ठीक है, एक उचला स्थान, एक नीचा स्थान। तो ये भी दिखा रहा है कि सामाजिक जो है व्यवस्था जटिल हो रही है, ऊंच नीच ये सब भावनाएं आ रही हैं। अब आ जाते हैं अर्ली वैदिक टाइम पीरियड का सामाजिक वर्गीकरण कैसा था। ऋग्वेद में हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमोत्तर भारत की शारीरिक रंग रूप की चेतना का कुछ आभास मिलता है, जहां वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के रूप में होता है। तो ये जो आज आप वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, जिसे अब बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इंडियन सोसाइटी में हमें दिखाई देता है 4 वर्ण। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे राइटर कि एक्चुअली अगर हम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में देखें तो ये जो पश्चिमोत्तर भारत वाला रीजन है ना, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर हमें कुछ शारीरिक रंग रूप की चेतना का आभास मिलता है। कुछ शारीरिक रूप से जो हमें चेंजेस है वो यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। चेंजेस का मतलब क्या है? जैसे कि अभी किसी को ये बोल देना, कोई आपके सामने से जा रहा है ना, और उसको बोला ये बहुत गोरी है, या ये बहुत काली है, या काला है, या गोरा है, तो ये क्या हो गया? शारीरिक रंग रूप का आभास दिलाना, यानी कि क्या भेदभाव दिखा रहा है या ऊंच नीच दिखा रहा है। ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत बदसूरत है, ऐसा होता है, देख के रिएक्शन निकलते हैं। जितने भी एड्स होते हैं ऑलमोस्ट उसमें क्या दिखाया जाता है? सुंदरता, 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 सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, ये सब चीजें। तो ये क्या है? शारीरिक भेदभाव। इसी तरह से तो समाज जटिल होता है ना धीरे धीरे। अब भेदभाव भी किस लेवल पर हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? पैसे का हो रहा है, नॉलेज का हो रहा है, लुक्स का हो रहा है, पर्सनैलिटी का हो रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें से सबसे चीप जो होता है भेदभाव, वो किसका माना जाता है? लुक्स का माना जाता है। तो बोल रहा है कि कुछ हमें समाज में वर्गीकरण दिखाई देने लग रहा है 1500 से 1000 बीसी के आसपास, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में, जहां पर इसके बेसिस पर जो है एक टर्म यूज किया जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं वर्ण। वर्ण मतलब यहाँ पर रंग से आ जाएगा। ठीक है, गोरा, काला, वर्ण जो है वो अभी यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्य भाषा भाषी गौर वर्ण के थे, कहा जा रहा था उन्हें। ठीक है, और मूलवासी जो थे वो काले रंग के थे। ला दिया, क्या ला दिया? सामाजिक रूप जटिल बना रहा है कि भाई जो आर्य भाषा भाषी है वो गोरे या गौर वर्ण के कहलाएंगे, और जो मूल होंगे वो काले वर्ण के कहलाएंगे। आर्य द्वारा जीते गए दास और दस्यु जन
जो गुलाम होते थे वही आगे चल के शूद्र हो गए। बेसिकली दास और दस्यु क्या था, मैंने पहले भी आपको बताया था, थोड़ा सा वहां पे डाउटफुल रह गया था। तो आर्यंस जब वॉर लड़ते थे ना, उस समय ये जब उनको हरा देते थे, तो हराने के बाद जब अपना गुलाम बना लेते थे ना, वहां उनको दास और दस्यु कहा जाता था। और ये जो दास और दस्यु होते थे, क्योंकि इनका काम होता था जीते हुए आर्यंस, जो भी जीता हुआ आर्य कबीला, उसको सर्विस देना, अपना सर्व करना। तो यहां से शूद्र का कंसेप्ट आएगा। शूद्र अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में हमें स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये जो शूद्र है ना, इसका जो काम है वो यहां से डिफाइन हो गया कि जो सर्विस दे रहा है अपनी, उनकी सेवा कर रहा है। सेवा किस लेवल पर, किसी भी लेवल पर आप करवा सकते हैं, तो वहां से उसके लिए शूद्र वाला कंसेप्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ भी वंश परंपरा पर आधारित नहीं है। अभी जितनी भी मैं बातें बोल रही हूँ, ये शूद्र वगैरह, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि इस घर का ही व्यक्ति शूद्र कहलाएगा, नहीं। वो काम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जितने भी लोगों को कोई आर्य कबीला वो युद्ध लड़ने के बाद गुलाम बना लेगा, उन गुलामों से अपना काम कराएगा, वो सारे के सारे गुलाम शूद्र वाली कैटेगरी में आने लग जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, नहीं डिपेंड करता है किस फैमिली के हैं वो। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जीती गई वस्तुओं में कबीले के सरदार पुरोहितों को अधिक हिस्सा मिलता था। अब यहां से देखो थोड़ा सा ना इन दोनों का महत्व आने लग जाएगा। जब भी ये दो कबीले, कबीला ए और बी लड़ा, मानो ए जीत गया, जीतकर वहां से जितना भी सामान मिल रहा है, तो हमें दिखाई देते हैं सरदार। सरदार मतलब क्षत्रिय वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ से, जो वॉर लड़ने जाएंगे। पुरोहित मतलब जो कि श्लोक वगैरह इनके लिए पढ़कर इनको पावर दिया था, है ना। ये दोनों के हिस्से में ज्यादा चीजें आने लगी। ये बोलेगा देखो मैंने तुम्हें लीड किया, मैं जाकर तुम्हारे आगे प्रतिनिधि बनकर लड़ाई लड़कर आया हूं, इसलिए तुम जीते हो, तो मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। पुरोहित बोल रहा है कि एक और बात सुनो, मैंने श्लोक नहीं पढ़ा होता तो तुम भी कुछ नहीं कर पाते, तो मेरा हिस्सा भी ज्यादा होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये कंसेप्ट आएगा, सरदार पुरोहितों को अधिक हिस्सा मिलने लग जाता है, जिससे वे अधिकाधिक संपन्न हो गए। अब जो भी सरदार पुरोहित उस समय पर था, सरदार पुरोहित का कोई ऐसा हायरार्की नहीं था कि यही व्यक्ति या इसके घर में जन्मा व्यक्ति बनेगा, नहीं। जिसके पास जो पावर थी, अगर किसी के पास लड़ने की क्षमता थी वो ये बन रहे थे, किसी के पास शिक्षा वाली योग्यता थी वो ये बन रहे थे। लेकिन जब उनके पास ज्यादा धन जा रहा है, लूट का जो भी माल है, तो वो संपन्न हो जाएंगे। अब ये कुछ परिवार जो संपन्न हो जाएंगे, ये उन्हीं पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या लेंगे, सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देंगे। और वो वर्ण रंग रूप वाला नहीं होगा, वो वर्ण हो जाएगा आपका काम के आधार पर हो जाएगा, कि इस काम वाले ये कहलाएंगे, इस काम वाले ये कहलाएंगे। कबायली समाज इसके बाद से ही जब ये संपन्न होने लग गए, तो आपको अलग से दिखेगा ना। मतलब एक ही घर में 3 भाई बहन या 4 भाई बहन या 5 भाई बहन है, उसमें से मान लो 2 योग्य हैं, बाकी 3 जो है वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जो 2 योग्य होंगे और जो 3 बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, तो वो जो 2 है ना वो अलग से दिखेंगे, देखना आपको, क्योंकि उनका अलग लाइफस्टाइल होगा, उनका पहनावा ओढ़ावा बोलचाल डिफरेंट होगा, और ये तीनों अलग से दिखेंगे। तो बस यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो कबायली समाज है, जब इसमें पता लगता है कि पुरोहित को, या जो पुरोहित मतलब जो वो काम कर रहा है, पुरोहित मतलब कोई वर्ण अभी नहीं आया है, पुरोहित को ज्यादा धन मिल रहा है, या जो सरदार है उनको ज्यादा धन मिल रहा है, तो ये लोग संपन्न दिखाई दे रहे हैं। संपन्न दिखाई दे रहे हैं, तो हमें 3 वर्ण दिख रहे हैं। अब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में 3 वर्ण दिख रहे हैं। वो 3 वर्ण कौन कौन से, एक तो योद्धा जो युद्ध लड़ने जा रहा है, वो अलग से दिखाई दे रहा है कबीला में। अच्छा, ये वाला जो ग्रुप है ना वो हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। पुरोहित दिखाई दे रहे हैं, और बाकी जितने भी लोग बच गए वो सारे आम जन दिखाई देंगे। तो धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर है ना समाज का, वो जटिल होता जाएगा, खुद ब खुद असमानता दिखाई देगी। फिर बोल रहा है कि अंत में जो वर्ण बचता है, चौथा जो वर्ण हमें दिखाई देता है, जिसको हम शूद्र बोलते हैं, शूद्र मतलब वही गुलाम, दास और दस्यु वाला वो कंसेप्ट आया ऋग वैदिक काल के अंत में। ये दिखाई देता है, मतलब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में इनिशियली 3 वर्ण ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वर्ण क्या था, मतलब ये 3 आपको अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देने लगते हैं समाज जटिल होते होते। और चौथा जो है, जिसे आप क्या बोल देते थे, शूद्र बोल देते थे। शूद्र अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लास्ट फेज में हमें इंट्रोड्यूस होते हुए दिखता है। ऋग्वेद युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण हो गया। लेकिन ये जितना भी आप विभेदीकरण देख रहे हैं, इसकी अच्छी चीज क्या थी कि ये सारा बाय ऑक्यूपेशन था। ऑक्यूपेशन बेस्ड होने का मतलब है, व्यवसाय आधारित होने का मतलब है कि एक व्यक्ति है, उसके घर में 4
पुत्र हैं या 4 बच्चे हैं, पुत्र पुत्री कुछ भी बोलो, तो 4 बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चा जो है जिसको अच्छा लगता है लड़ाई करना, वॉर लड़ना, इस टाइप वाली लड़ाई करना, ठीक है, चिल्लम चिल्ली वाली नहीं, तो उसको आप क्या बोल देंगे कि ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण में आता है। उसी घर का दूसरा जो भी बच्चा है वो उसे पसंद है शिक्षा लेना, शिक्षा देना बच्चों को, या फिर श्लोक वगैरह उच्चारण करा के ये पूजा कर्म विधि करना, वो क्या कहला जाएगा, ये इस घर का पुरोहित वर्ण का बच्चा कहलाएगा। तीसरा है शिल्प आदि काम कर रहा है, ये कहलाएगा वैश्य। चौथा शिल्प कृषि, ये सब चौथा जो जाएगा वो इन तीनों को सर्विस देगा, वो शूद्र कहलाएगा। तो बेसिकली एक ही घर में 4 वर्ण के बच्चे हो सकते थे। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड का वर्ण विभाजन इस प्रकार का था कि कोई भी ये हो सकता था। इवन अगर आप पुरोहित का काम कर रहे हैं, आप शिक्षा देने या मंत्रोच्चारण का काम कर रहे हैं, कल को आपको मन है कि आपको वॉर लड़ना है, तो जिस दिन तक आप ये काम कर रहे हैं मंत्रोच्चारण का, उस दिन तक तो आप पुरोहित कहलाएंगे। और जिस दिन आप किधर गए, लड़ाई लड़ने गए, उस दिन आपका वर्ण बदल गया, आप क्या कहलाए, क्षत्रिय कहलाए। तो अच्छी चीज क्या थी कि समाज जटिल तो हुआ, समाज में हमें 4 ग्रुप दिखाई देंगे, ग्रुप मतलब ये काम करने वाले, ये काम करने वाले, लेकिन ये जो जटिलता आई थी ना, ये अभी भेदभाव में आधारित नहीं थी, ये लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर रही थी, क्योंकि ये बाय बर्थ नहीं था, बल्कि ऑक्यूपेशन बेस्ड था। आप अपने व्यवसाय में बदलाव कर सकते थे और आपके पास काबिलियत है तो आप कुछ भी बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस वर्ण के कहलाएंगे, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ। इसका मुख्य आर्थिक आधार पशुचारण था, इसलिए प्रजा से नियम पूर्वक कर राजस्व वसूली की गुंजाइश बहुत कम थी। बोल रहा है कि इनका जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग थे, इनका जो मेन काम था वो क्या था, वो था आपका पशुपालन। पशुपालन था, तो कर व्यवस्था नहीं थी। हमें दिखाई देता है कि इस समय दान में भूमि मिलने का उल्लेख नहीं मिलता है। भाई दान में भूमि क्यों मिलेगा, दान में क्या मिलेगा, दान में मिलेंगे जानवर। अब दान क्या दिया जाता है, थोड़ा सा आज इमेजिन करिए। पहले जब मैं छोटी थी, कोई घर पे मांगने वाले आते थे तो उन्हें आटा दे दो, चावल दे दो, वो खुशी से ले लेते थे। अब आज आप दीजिए उन्हें आटा चावल, वो लोग नहीं लेते हैं जनरली, वो बोलेंगे नहीं मुझको पैसा दो, मुझको 5 रुपए दो, मुझको 10 रुपए दो, ऐसा मांगते हैं। क्योंकि अभी उनका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो चेंज हो गया है, मनी उनको चाहिए क्योंकि वो उसको अपने हिसाब से यूज कर सकेंगे। उन्हें खाना मिल जाता होगा कहीं से, तो भाई उनको लगता है पैसा रहेगा तो हम इसे अपने हिसाब से यूज करेंगे। दान वो चीज दी जाती है ना एक्चुअली जिसका इंपॉर्टेंस हो। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उस समय जमीन का तो महत्व था नहीं, तो भूदान देकर क्या करोगे, ब्राह्मण जो है वो जमीन लेके करेगा क्या, पुरोहित जमीन लेके करेगा क्या, बोले जमीन का मैं क्या करूं, तो पुरोहित को क्या चाहिए, पुरोहित को चाहिए जानवर। जानवर मतलब क्या, गाय गौदान सिस्टम जो है वो यहीं से आता है। इवन आज भी आपने हिंदू फैमिलीज में देखा होगा, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद डेथ होने के पहले गाय जो है वो दान दिया जाता है, इस तरह की चीजें उसके हाथ से छुआ के। तो ये जो गौदान वाला स्ट्रक्चर है ना, वो वहीं से आ रहा है। उस समय क्यों दिया जाता था, आजकल वाला थोड़ा देखो, अभी क्या हो गया ना, बड़ी चीजें चेंज हो चुकी है। अभी मैंने जो देखा था गाय दान या बछिया दान हुई थी, वो कैसे दान होती है कि आपने बछिया को छूकर दान दे दिया पंडित जी को, पंडित जी ने उस बछिया का जो कीमत था वो कीमत ले ली, और फिर वो बछिया थी वो जिसके पास थी उसी के पास चली गई। फलाना घर की बछिया थी, वहां से लाई गई, उनसे छुआई गई, वो अपने घर चली गई, बछिया के बराबर का मूल्य दे दिया गया, क्योंकि उनको बछिया चाहिए ही नहीं। वो बोल रहे मैं क्या करूंगा, इसको पालूंगा थोड़ी। आज इसका इंपॉर्टेंस नहीं, उस समय था, लेकिन इंडियन कल्चर में आ चुका है, सोसाइटी में आ चुका है, तो वो ट्रेडिशन आज भी है। लेकिन अब उसका सब्सटीट्यूट निकाला गया क्या, कि ऐसे गोल गोल घुमा दो और इधर से पैसा पकड़ा दो। आप समझ गए, तो आया यहीं से, और वो इंपॉर्टेंस बेस्ड रहता है। तो उस समय जानवरों का बहुत महत्व था, तो ब्राह्मणों को दान में जानवर दिए जाते थे, प्लस ये महिलाएं भी दी जाती थी दान में। दास जो है, दासी महिलाएं दी जाती थी जो ब्राह्मणों की सेवा कर सके, ठीक है। मंदिर में ही बेसिकली वो लोग रहा करते थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वैदिक देवता, फटाफट पढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। वैदिक देवता के बारे में यहाँ पर क्या जानना है, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के देवता कौन होते थे। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के जो देवता हुआ करते थे उनको हम क्या बोलते थे, कि इन्होंने प्रकृति का ही देवताकरण कर दिया है ना, प्रकृति जो है, नेचर जो है उसे पर्सोनिफाई कर दिया गॉड के रूप में। तो वैदिक देवता में क्या बता रहे हैं, इनके द्वारा प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर इन्हें प्राणी के रूप में देखा गया और मानव और पशु के गुण आरोपित कर दिए गए। इन्होंने जो भी नेचर देखा, इन्होंने बारिश देखा, बारिश के देवता माने, और देवता मानकर या तो उन्हें मानव या तो पशु का रूप दे दिया। ओके,
नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र माने गए हैं। यानी जो ऋग्वेद है, अर्ली वैदिक टेक्स्ट है, ऋग्वेद में 250 के आसपास हमें श्लोक दिखाई देते हैं इंद्र के। इंद्र पर बहुत ज्यादा श्लोक होना, इंद्र का बार बार जिक्र होना दिखाता है उनका इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्योंकि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में वॉर का भी बहुत इंपॉर्टेंस था ना, तो इसी वजह से इंद्र का इंपॉर्टेंस था। उन्हें पुरंदर कहा जा रहा है, किलों को भंजन करने वाला। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता कौन थे? इंद्र थे, जिसे पुरंदर अर्थात किले का या आवास को तोड़ने वाला कहा गया। इंद्र पर लगभग 250 सूक्त हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अग्नि का दूसरा स्थान है, अग्नि दूसरे नंबर पर आ जाती है, इसमें हमें 200 सूक्त दिखाई देते हैं। अग्नि की उपासना ना केवल भारत अपितु ईरान में भी होती थी। मतलब अग्नि का इतना इंपॉर्टेंस था कि इस टाइम पीरियड में, वैदिक टाइम पीरियड में आर्यंस के द्वारा ईरान में भी अग्नि को पूजा जाता था। और अग्नि इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी? वो मीडिएटर, वो प्योरिटी को दिखाता है। तो मध्यस्थता के देवता के रूप में अग्नि को पूजा जाता था कि इन तक ही हमारे, इसी में हमने मंत्रोच्चारण किया, आहुति दी, वो आहुति अग्नि से कहाँ पहुंच जाएगी? ईश्वर के पास पहुंच जाएगी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना, वो अग्नि का इंपॉर्टेंस बढ़ा देता था, क्योंकि ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तीसरा स्थान किसका आता था? वरुण का आता था। देखो भगवान जी की भी रैंकिंग लग रही है 1 2 3 4। तो देखो वो क्या होता है, रैंकिंग बेसिकली कितना इंपॉर्टेंस है इनका, ओके, उसके हिसाब से वैल्यू किया जाता था, ठीक है। तीसरा स्थान वरुण का है। वरुण, जिनको बोला जाता था जल या समुद्र के देवता, उन्हें ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा जाता था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। अच्छा, अभी तो गर्मी हो रही है, फिर 2 महीने 3 महीने बाद आ जा रहा है आपका हल्का हल्का मौसम चेंज हो जा रहा है, हम देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे शीत ऋतु आ रही है, फिर वसंत ऋतु आ रही है, बीच में गर्मी हो गया, फिर वर्षा ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, वसंत ऋतु हो गया। तो ये सारे जो ऋतु में परिवर्तन थे वो उनके समझ नहीं आ रहा था। तो इन्होंने एक देवता माना जिनको बोला क्या? जिनको बोला वरुण, कि ये जो है एक ऐसे देवता है जो ऋतु यानी पूरी प्रकृति को संतुलित किए हुए हैं। जो भी दिन रात ऋतु परिवर्तन, ये सब इनके हाथ में है। इसी तरह सोम वनस्पतियों के अधिपति माना गया। बेसिकली ऐसा है कि सोम नामक जो है एक जो वनस्पति है, उससे मादक पेय मिलता था इन्हें। मादक मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक, और इन्होंने उसके भी देवता मान लिए थे, जिनको इन्होंने नाम दिया था सोम देवता। और सोम देवता जितनी भी वनस्पति थी ना, उसके देवता माने जाते थे। देवताओं में कुछ देवियां भी हैं। क्या इतना पैट्रियार्कल सोसाइटी था कि केवल मेल डाइटी है? नहीं, कुछ फीमेल डाइटी भी हमें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, नो डाउट, ठीक है। तो कुछ देवियां भी दिखाई देती, जैसे अदिति है, उषा है, वो उस समय की हमें कुछ महिला देवियां दिखाई देती हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति क्या थी? पूजा पाठ कैसे करते थे? तो मूर्ति पूजा का कंसेप्ट दूर दूर तक अभी नहीं है, बहुत बाद में आएगा। नेक्स्ट, मंदिर वगैरह वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो स्तुति कैसे करते थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड है ना, जो हमें 1500 के आसपास दिखाई दे रहा है, 1500 से 1000 के आसपास, इस समय पता लग रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति में आहुति दी जा रही है, केवल श्लोक नहीं पढ़े जा रहे। कल भी मैंने बताया था, यानी यहाँ पर अगर वेदी है, हवन कुंड है, तो इस हवन कुंड में केवल वस्तुओं की आहुति दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे अनाज या दूध या घी, उसकी आहुति दी जाती थी। लेकिन जो हमारा लेटर वैदिक टाइम पीरियड है, जो हमें दिखाई देता है कब से, 1000 से लेकर लगभग 600 BC तक, यहाँ पर हमें पता लगता है कि अब श्लोक मंत्रोच्चारण के साथ आहुति दी जाएगी। यानी यहाँ पर अब आहुति देते हुए मंत्र का उच्चारण भी किया जाएगा, ओके। तो यही था इनके पूजा की विधि, और कोई विधि नहीं थी, ना मंदिर ना मूर्ति पूजा, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई देता है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था ऋग वैदिक टाइम पीरियड, ओके। वैदिक एज हमने देखा सबसे पहले आर्यंस के बारे में। आर्यंस की क्या स्पेशलाइजेशन होती है, वो आर्यंस मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में देखा कि ये कुछ स्पेसिफिक फीचर है जो आर्यन को डिफाइन करते हैं, और वो जहां जहां थे वहां पर हमें ये हाईलाइट होते हुए दिखाई दिया। फिर हमने पढ़ा अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बारे में, या फिर ऋग वैदिक काल के बारे में। ऋग वैदिक काल का पूरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, इनका लोकेशन हमें कहाँ दिखाई देता है, कहाँ से मूव करके आए थे। सेंट्रल एशिया और सदर्न सेंट्रल एशिया वाले रीजन से मूव करके आ रहे हैं अफगानिस्तान में,
फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहां पर आ रहे हैं, फिर आपका पंजाब, फिर आपका वेस्टर्न यूपी, ये इनका ओवरऑल कोर रीजन था। 7 नदियों वाला क्षेत्र, सप्त सैंधा प्रदेश, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती। ओके, तो ये जोन था जहां पर ये लोग रहते थे। फिर आपने इनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात किया, बेसिकली ये किस तरह का लाइफस्टाइल, किस तरह का ऑक्यूपेशन था, इनका आर्थिक आधार क्या था, पशुपालन ही इनका आर्थिक आधार था, वो हमने जाना। नेक्स्ट हमने जाना इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, तो राजन, फिर हमने देखा पुरोहित, फिर सेनानी, कुछ और हमने पदों के नाम देखे, लेकिन इनका ये पूरा स्ट्रक्चर जो था वो कबीलाई समाज पर आधारित था। जमीन का जो है, भूमि का इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। समाज के बारे में हमने देखा, विमेन का स्टेटस कैसा था वो हमने जाना। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, समाज में ऊंच नीच आ रही है, वर्ण पहली बार यही इंट्रोड्यूस किया गया, पहले जिसको शारीरिक संरचना के लिए यूज किया जा रहा है वर्ण, उसको ही बाद में सामाजिक जटिलता के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन इसकी वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से किस पर बेस्ड थी, ऑक्यूपेशन बेस्ड थी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उसको उस पर डिस्कस कर सके। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो लेटर वैदिक टाइम पीरियड होगा, तो वहां पर हम उसके बारे में जानेंगे, चेंजेस बेसिकली देखेंगे लोकेशन के साथ साथ इकोनॉमिकली, रिलीजियस, सोशल बेसिस पे, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, हर तरीके से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अर्ली टू लेटर वैदिक टाइम पीरियड, वो सब हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।